हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है बेटा? क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है? चैट क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रही अभी तुम्हारी। जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? कैसे बताएंगे सर, चैट तो आपको दिख नहीं रही। ये भी बात सही है, देखते हैं। अब दिख गई चैट तुम लोगों की, और मेरी आवाज़ तक शायद पहुंच गई है। तुम्हारी तो मेरे तक बेटा पहुंच गई है आवाज़, या टाइपिंग ये कह लो। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। हाउ आर यू सर? मैं भी बढ़िया हूँ यार, बिल्कुल बढ़िया हूँ। हाँ, DPP1 डन, शाबाश बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाउ आर यू सर? बढ़िया बेटा, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, धन्यवाद पूछने के लिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से बच्चों, और आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, अपने घर पे स्वस्थ हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, और पढ़ने के लिए बेटा बिल्कुल तैयार हैं। आज स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर नंबर 2 है ना भाई? स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर नंबर 2 करेंगे हम। हम्म। DPP डन, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है बेटा, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करी तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज भी कर सकते हो, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद कोई डीपीपी नहीं है। आज हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल हमने शुरू किया था, और अभी तक हमने एक्चुअली बोला जाए तो स्ट्रेट लाइन शुरू नहीं किया है ना भाई? अभी हम जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। हमने कल रिवीजन किया बेटा, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह की चीजें जो 10th में होती हैं अमूमन, बट कुछ स्कूल्स में छुड़वा देते हैं वो एरिया वगैरह की चीज, तो वो भी मैंने कल आपको बता दी थी। और आई होप आप लोग अब रेडी हैं आगे का पढ़ने के लिए। तो आज भी अभी हम स्ट्रेट लाइन शुरू नहीं करेंगे, या लास्ट तक देखते हैं अगर कर पाए तो। आज भी हम जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं। हाँ, जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, ठीक है भाई। तो देखो, स्टार्ट थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने शुरू करी है क्योंकि ये नया यूनिट है बिल्कुल। तो शुरू के कुछ लेक्चर्स हम इसमें अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप में लगाएंगे, थियोरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, राइट? ये मत सोचना एकदम से कि न्यूमेरिकल आएंगे और PYQ करेंगे। हम वो भी करेंगे, समय लगेगा, बट राइट वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। पहले अपना फाउंडेशन बढ़िया करके इसमें स्ट्रांग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और फिर एक एक कॉन्सेप्ट बट जब बेटा अच्छी तरह तुम पढ़ लो, याद कर लो, तब हम जाके जेई के भी सवाल इसमें लगाएंगे। ठीक है? तो इस चैप्टर में थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी करेंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर्स थे हम क्या करते थे, साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा, PYQ, साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा, कुछ कुछ PYQ मैं तुम्हें कराता था। बट स्ट्रेट लाइंस में ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद जाके मेजरली जो PYQ उसको टच करेंगे, उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट मिक्स करके PYQ बनते हैं। एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे PYQ कम ही बनते हैं, राइट? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को बेटा ध्यान रखेंगे सब लोग। और थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा चलेगा स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में, शुरू के 2-3 लेक्चर्स में। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि नोट्स अच्छी तरह बनाने हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि बेटा थ्योरी ज्यादा है, याद करने की चीजें ज्यादा हैं। तो नोट्स जितने अच्छी तरह बनाओगे, जितने रंग बिरंगे सुंदर शब्दों में नोट्स बनाओगे, उतना तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ने में, उतना तुम्हें बेसिकली मजा आएगा, राइट? इस तरह से याद रखेंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए बेटा। और मैंने कल एक और बात बताई थी बेटा, याद आई? कौन सी बात? अक्टूबर नवंबर की कहानी बेटा। हाँ, फेस्टिवल सीजन की कहानी। कहानी फेस्टिवल सीजन की बताई थी ना कल, क्या होता है बेटा इस समय? याद है कि भूल गया बेटा? हाँ सर, याद है। हाँ जी हाँ, कल आपने सर एक PYQ दिया था, हाँ वो करेंगे अभी। तो कोई कोई तो दे दूंगा, बट मेजरली मैंने बोला था कि मेनली जो ज्यादातर PYQ हैं वो हम बाद में ही सॉल्व करेंगे। यस सर, बिल्कुल याद है सर। याद रखना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी मैंने। हाँ, उसको ऐसे ही खुश होके हंसी मजाक की बात समझ के भूल मत जाना। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम 4 सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल को पढ़ेंगे। कल हमने एक सेंटर थोड़ा बोड़ा पढ़ा था, जैसे सेंट्रॉइड जिसका नाम था, हल्का सा शुरू किया था। मैंने आपको बोला था 4 सेंटर्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो वो चीज हम पढ़ेंगे डिटेल में। और उसके बाद बेटा पढ़ेंगे यूलर्स लाइन क्या होती है भी देखेंगे, और लोकस पढ़ेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट।
नॉट ओनली इन स्ट्रेट लाइंस बट पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब चीजें बहुत लगेंगी। तो मैंने जैसा कि तुम्हें बोला, अभी मैंने स्ट्रेट लाइन शुरू ही नहीं किया है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आज का लेक्चर भी बेटा डेडिकेटेड है जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। बट कल क्या था, मेनली 10वीं की चीजें थी जो तुमने 10वीं में पढ़ी थी। बट आज जो हम जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे वो तुमने शायद हो सकता है 10th में ना पढ़ा हो सकता है कुछ कुछ चीजें पढ़ी भी हो, ठीक है। तो उसको इस तरह से लेंगे। सर BMW की पार्टी, हाँ बेटा दे देना, तूने ली है तो ला दे दे जिसने ली है बेटा वो देगा पार्टी। तो मैंने तो ली नहीं है जो मैं दूं तेरे को। हाँ ठीक है बेटा जी, इतने पैसे ना है मेरे पास, और अगर होंगे भी तो बर्बाद नहीं करूंगा बेटा इतनी महंगी गाड़ी में। हाँ तुम्हें पता नहीं है कि बेटा मेरा सरनेम क्या है, बनिया है बनिया लोग नहीं करते ऐसे काम हाँ सलीम सर तो बेटा कुछ भी कहते रहते हैं, वो तुम्हारे से फिरकी ले रहे हैं, तुम बेटा घूम गए, तुम्हें मजे ले लिए तुम भी बेटा उनके साथ, तुमने सोचा ही नहीं कि वो तुमसे मजे ले रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं हाँ कहीं देखा बेटा तूने बनियों को पैसे बर्बाद करते हुए ऐसे कंजूस होते हैं ना बनिया, ऐसा बोला जाता है, देख जनरली, बुरा मत मानना भाई, तुम भी हो तो, देख मैं खुद हूं इसलिए कोई बुरा ना माने, बनिया भाई बैठा हो तो। हाँ चलो बेटा अब स्टार्ट करें पढ़ाई पे आ जाएं आज। चलो बेटा आ जाइए। हम्म हाँ चलो बेटा जी, आ जाते हैं हम लोग। कल हमने जो पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिकैप करते हैं। पढ़ने के मूड में आ जाइए बेटा जी। हाँ पढ़ने के मूड में आ जाइए। एक कह रहा है कि सर बनिया क्या होता है अच्छा बेटा तुझे नहीं पता। हाँ खंडेलवाल अग्रवाल ये सब नहीं सुना तूने, बनिए जो होते हैं हाँ वही। चलो वापस आ जाओ। एनीवेज मैं तो खैर इन सब में सही बताऊं तो ज्यादा मानता नहीं हूं, बट लोग ऐसा कहते हैं कि बनिए कंजूस होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई होते होंगे, हम तो ना हैं। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेंट्रॉइड कल हमने पढ़ा था कि ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तीन मीडियंस मिलती हैं, तीन मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मिलते हैं। मीडियन क्या होता है सर? मीडियन बेटा वही होता है जो तू सोच रहा है, ऐसी लाइन जो बेस को बाइसेक्ट करे। वो तीनों मीडियन बेटा एक ही जगह जाके मिलती हैं, वो पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। ए बी सी ट्राइंगल में ए डी बी ई सी एफ मीडियंस बनाई थी, राइट। हाँ तो ये वाली मीडियंस थी, ऐसे थे ऐसे थे। और बेटा इसमें मैंने तुम्हें एक और बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि बेटा 2:1 रेशियो में भी मीडियन को डिवाइड किया जाता है। आज ये लगेगा देखना एक सवाल में कि मीडियन को सेंट्रॉइड, किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1, राइट। और मैंने एक और चीज मजेदार बताई थी तुम्हें बेटा, कौन सी मजेदार चीज बताई थी? जो लिखी हुई है बेटा इसके नीचे, कि जो अगर आप एक और ट्राइंगल बना दें DEF, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज थ्री मिड पॉइंट्स, इन तीन मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बना है बेटा, ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी G होता है। तो लाल वाले ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड G है, हरे वाले ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड G है बेटा, ठीक है। हाँ इसको याद रखेंगे कि दोनों का सेंट्रॉइड सेम होता है। ये बात तो मैंने प्रूफ भी करके दिखाई थी। देखो जो प्रूफ करके दिखाऊं वो समझ लो इंपॉर्टेंट है, जो प्रूफ करके ना दिखाऊं तो समझ जाओगे उसका प्रूफ माइनस में काम आना है बेटा, है ना। 0% भी नहीं बोलूंगा, माइनस में काम आना है। तो 0.01% भी चांस होगा उसका प्रूफ काम आने का कहीं, तो मैं तुम्हें वो प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जैसे मैंने तुम्हें इसका प्रूफ बता दिया था, राइट। मैंने तुम्हें सेंट्रॉइड के फॉर्मूले का प्रूफ बता दिया था। मैंने तुम्हें ये इसका प्रूफ नहीं बताया कि 2:1 क्यों होता है, तो इसका प्रूफ कहीं काम नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूफ्स को लेके ज्यादा सेंटी नहीं होंगे, ठीक है भाई साहब। हाँ कुछ प्रूफ्स बताऊंगा, कुछ प्रूफ नहीं बताऊंगा जान के, ताकि तुम्हारा समय भी बच जाए और तुम्हारे किसी काम नहीं आना। कोमल डाउट ले लो सर। क्या हो गया बेटा तेरे को? अभी तो पढ़ाई शुरू करी है, अभी तो रिकैप कर रहे हैं, अभी तो तू कोमल डाउट देखना चाह रहा है? सर कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है सर, क्या देख लें? सर हम संडे को वीडियो मैनेज कर लेंगे, प्लीज सर अलाउ कर दीजिए संकल्प भाई तूने तो बेटा बहुत बढ़िया बात करी, तू तो क्लास का मॉनिटर हुआ पड़ा है,
है बेटा, पूरी क्लास की तरफ से बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान देखना है तुझे, चल यार देख ले, तू भी क्या याद रखेगा, और तेरी वजह से बेटा मैं भी देख लूंगा, चल। ठीक है। हाँ देखो यार, मतलब लाइफ एंजॉय करो, ये नहीं कि भाई सिर्फ बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है और अपने मन मार रहे हो, ये मैच है मन है फिर भी नहीं देख रहे हो, देखो बट अपना काम पूरा कर लेना है, ठीक है। अब तूने बोला है कि सर सैटरडे को जो मैं मैच देखूंगा उस टाइम पे पढ़ाई उसकी जगह संडे करूंगा, तो बेटा अपने घर वालों को भी बात बता दे, ठीक है, कि सर मम्मी मम्मी कल मैं ये 5 घंटे पढ़ाई नहीं करूंगा, बट मैं संडे को देखो एक्स्ट्रा पढ़ूंगा इसकी जगह, ठीक है बेटा। हाँ ध्यान रख लियो, जैसे मैंने किया था अपने 10th के बोर्ड में। हाँ ठीक है भाई। तो बेसिकली देखो, मेरा फंडा ये बिल्कुल भी नहीं है कि यार किताबी कीड़े बन जाओ, कुछ मत करो लाइफ में, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ एंजॉय भी करो यार, ठीक है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बस एंजॉय, सर ने बोल दिया आप तो बस एंजॉय करूंगा, हाँ सब कुछ करूंगा, अब मैं खेलने भी जाऊंगा, क्रिकेट भी 4-4 घंटे खेलूंगा रोज, फुटबॉल भी खेलूंगा। बेटा जी ऐसी चीजें करनी है जिसमें समय कभी कभी लगे, थोड़ा सा लगे, और तुम्हारा मूड रिफ्रेश हो जाए। मैच देखने का पर्पज ये नहीं है कि तू एंजॉय कर, मस्ती कर, मजे कर, तेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और तू उस समय वैसे ही तेरा माइंड पढ़ने में लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते वक्त मैं थोड़ा डरता हूं कि बेटा एंजॉय करो लाइफ, इसको क्योंकि गलत ले लेते हैं लोग, ये सोचते हैं अरे सर ने बोल दिया अब तो बेटा देखो तुम। फाइन लाइन होती है बेटा, है ना, मक्कारी और महामक्कारी में। थोड़ा बहुत मक्कारी चलती है, उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम, बट महामक्कारी ना करें। हाँ मतलब कल छुट्टी नहीं बेटा, छुट्टी तो देख मुझे पता नहीं, बट हाँ मैं अपनी क्लास तुम्हें आगे कभी दे दूंगा कल की जगह। तुम्हारा तुम्हारा मैसेज देख के बेटा, तुम्हारा दर्द देख के मुझे अपना दर्द याद आ गया, जब मैं ऐसे होता था, मेरी क्लास होती थी और मन करता था मैच देखने का, तो मैं समझ सकता हूं बेटा इस इमोशन के साथ, बहुत ज्यादा दर्द, पूरी जिंदगी भर तुम्हें दर्द रह जाएगा, पता है इस चीज का, कि अगर मैं कल तुम्हें मैच देखने को मना कर दिया तो तुम जिंदगी भर बोलोगे अरे यार उस दिन इंडिया पाकिस्तान का 2023 का जो मैच था सर ने हमें देखने नहीं दिया, तो मैं बेटा वो अपने सर पे कलंक नहीं रखना चाहता। ठीक है, जो क्रिकेट के फैन नहीं होंगे बेचारे वो सोच रहे होंगे कि सर ये भी कोई बात हुई, ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा होता है, तुम नहीं समझोगे, जिस दिन तुम फैन बनोगे किसी स्पोर्ट के तब समझोगे। थैंक यू सर। बस बेटा कल बारिश मत करवा दियो, बाकी तो सब ठीक है। पता चला छुट्टी भी ले ले और बारिश भी हो जाए कल वहां अहमदाबाद में। नॉट इंटरेस्टेड सर, हाँ कोई नहीं बेटा, तू इंटरेस्टेड नहीं है तो अपना बैठ के रिवीजन करियो, बढ़िया अपने मॉड्यूल वगैरह लगाना, जो बैकलॉग तेरा है वो करियो पूरा। हाँ। खुश हो गए सब, खुश हो गए सब। चलिए किसी और दिन एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्या दिक्कत है यार, एक दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच रोज रोज थोड़ी होता है, वर्ल्ड कप में 4 साल में एक बार होता है, और तुम प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई नहीं देखो यार। हाँ चलो भाई, अब मेरी आंखों में आप पानी भराएगा बेटा, अब तुम्हारी और थैंक यू सुनूंगा तो अपने दिन याद आ जाएंगे मुझे। अब आप स्टार्ट कर लें बेटा। हाँ सर स्टोरी 2 वीक से बोल रहे हैं, अरे राज रोज तो तेरे को स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी क्या सुनेगा, रोज तो कॉमेडी करता हूँ इतनी बढ़िया तेरे साथ, तू क्या स्टोरी स्टोरी में लगा पड़ा है, डेली तेरी साथ बेटा स्टोरी चलती है क्लास में। हाँ स्टोरी भी सुना दूंगा यार, चलो स्टार्ट करेंगे अब बेटा। इसके ऊपर हमने कल एक क्वेश्चन भी दिया था आपको, ये वाला जेई 2019 का, अ ट्राइंगल हैज अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स थ्रू इट आर दिस एंड दिस। तो एक ट्राइंगल बनाइए, रफ सी फिगर बनाएंगे, ये नहीं कि एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढ रहे हो 1,2 कहां है, जहां मर्जी होने दे, ए के वर्टेक्स दिया हुआ है, अ ट्राइंगल हैज अ वर्टेक्स एंड दिस एंड मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स पासिंग थ्रू इट, ये वाले 2 मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, -1 1 और 2,3। ठीक है भाई। हाँ देन द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालकर बताना है। सी होगा सर, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, तुम लोगों ने तो निकाल भी डाला, शाबाश बेटा। हाँ तो जल्दी से क्या करेंगे सर, हम जल्दी से क्या करेंगे कि इस पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे और इसको x3 y3 मान लेंगे सर, बिल्कुल मान लेंगे, और क्योंकि ये दोनों बेटा मिड पॉइंट हैं, बहुत प्यार से सेक्शन फॉर्मूला लगा के 1 + x2/2, 1 + x2/2 होना चाहिए -1 और 2 + y2/2 होना चाहिए 1, मिड पॉइंट लगा दिया लाइन ए बी के अंदर, तो यहां से x2 आ गया -3, x2 आ गया बेटा -3 और y2 आ गया 0।
y2 आ गया 0। हाँ ऐसे ही बिल्कुल बेटा इसमें लगा दे, इसमें लगा दे तो 1 प्लस एक्स थ्री बाई टू, 1 प्लस एक्स थ्री बाई टू हो जाएगा 2 और 2 प्लस वाई थ्री बाई टू हो जाएगा 3। तो यहां से x3 आ गया 2 दूनी 4 माइनस 1 3 और y3 आ गया 6 माइनस 2 4 होता है सर। यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स बेटा निकल कर आ गए, तीनों वर्टाइसेस आ गए। तो अब सेंट्रॉइड निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है सर, ठीक है। अब जल्दी x1 x2, x1 तो देख 1 है ही, ये वाला वर्टेक्स तो 1 है ही, तो x1 की जगह 1, x2 की जगह -3, x3 की जगह 3 बाय 3, y1 की जगह 2, y2 की जगह 0, y3 की जगह 4 बाय 3। कैलकुलेशंस कर डाल बेटा, 1 बाय 3 2, 1 बाय 3 4 2 6, 1 बाय 3 2 बन गया है बेटा। सी ऑप्शन आ गया। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। काफी सारे हमारे होनहार बालकों ने और बालिकाओं ने निकाल लिया है इसका आंसर, विच इज वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आज आ जाते हैं अगले सेंटर पर, अगले सेंटर पर आ जाते हैं। इजी था सर, हाँ ये आसान ही था बेटा, इसमें ज्यादा कुछ मिक्स नहीं हो रहा था, इसलिए वाला पीवाईक्यू करा दिया मैंने। सेंट्रॉइड सीधे सीधे लग रहा था, बट काफी सारी चीजें मिक्स होती हैं तो बहुत ज्यादा पीवाईक्यू अभी नहीं करेंगे, जैसा पहले मैंने बताया, आगे 2-3 लेक्चर्स के बाद जाके करेंगे। पॉइंट वेयर 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड इन सेंटर। सेकंड वाले सेंटर पे आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कितने सेंटर्स होते हैं सर ट्राइंगल के? 4 सरकार, 4 होते हैं। याद आया बेटा कौन सी मूवी का डायलॉग है? कितने आदमी थे बेटा? 4 थे सर। 4 सेंटर्स में से जो दूसरा सेंटर है वो है इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है उसकी डेफिनेशन बता दी। सर आप ट्राइंगल टेढ़ा क्यों करते हो, है ना, ये सवाल आ रहा होगा तुम्हारे मन में। बताऊंगा बेटा, सही समय आने पे बताऊंगा। हाँ अब देख, ये हो गया बेटा, इन सेंटर बोला जा रहा है जहां पे 3 एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। तो जैसे पहले मीडियन बनाई थी, अब तू बनाएगा बेटा एंगल बाइसेक्टर। हाँ शोले सर। गब्बर वाला, हाँ सही बोल रहा है बेटा। चल इधर देख ले, अब यहां से भी ऐसे ही है कि इन सेंटर बना डाल, ऐसे ही बेटा इन सेंटर यहां से भी बना दे। ठीक है सर, बना दिया, बना दिया सर। ये एंगल बाइसेक्टर हैं तीनों और ये इन सेंटर हो जाएगा जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे। जैसे पहले 3 मीडियन मिलती थी, अब 3 एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे। उसको बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं हमारे भाई बहन, कुछ सर शॉर्ट नोट बनाऊंगा मैं, तो शॉर्ट नोट में सीधे लिख लेगा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले चिपकाएगा बेटा, और जेई में जाके घूमेगा गोल गोल, क्योंकि जेई तो बेटा सीधे फॉर्मूले के सवाल बहुत कम पूछता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है। तो शॉर्ट नोट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तब बनाना जब लॉन्ग नोट्स अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए हैं। हाँ सर आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हो बेटा, कैसे देखूं, कैसे देखूं जब मैं सामने देख रहा हूं। ठीक है भाई साहब, इधर देखो। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक और डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। देख इसका नाम जो है ना, इन सेंटर, इन का मतलब समझता है ना, अंदर। हाँ तो अंदर से जो सर्कल निकलेगा, अंदर से एक सर्कल निकलेगा टच करते हुए सारी साइड्स को, टच करते हुए बेटा जी एक सर्कल निकलेगा। हाँ सर, और वो जहां टच करेगा, पहली बात तो ये सुन लो बेटा जी कि जरूरी नहीं है कि वो इसी पॉइंट पे टच करे। अलग बना देता हूं, देख टच करने वाला पॉइंट अलग बना देता हूं। जरूरी नहीं है कि वो जो सर्कल जहां टच कर रहा है वो एंगल बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर ही करे। इनफैक्ट नहीं करेगा, इक्विलैटरल के लिए करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। राइट, तो ये आपने एक इन सर्कल बना दिया, इसका जो सेंटर होगा वही आई होगा। तो आई की 2 डेफिनेशंस हैं, एक तो एंगल बाइसेक्टर से है, हाँ, और दूसरा है इंस्क्राइब्ड सर्कल, अंदर से जो सर्कल निकल रहा है इसका सेंटर। हाँ ठीक है भाई साहब, याद हो गया, ये याद हो गया बेटा जी? हाँ हो गया सर। एक और इसकी वैसे डेफिनेशन चाहो तो लर्न कर सकते हो। क्या है सर, देख अगर मैं इसका ये डिस्टेंस ले लूं, क्योंकि तुझे पता है टेंजेंट है, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी ये वाली चीज तो परपेंडिकुलर होगी सर।
ऐसे ही ये वाली चीज भी परपेंडिकुलर होगी। मैंने बेसिकली ये टच जहां पे कर रहा है उसको सेंटर से जोड़ दिया, ऐसे ही ये वाली चीज भी परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 होता है, 10वीं क्लास से पढ़ता आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये जो इन सेंटर होगा, उसके लिए बेटा ये जो तीनों डिस्टेंसेस हैं, जो लाल वाली लाइन बनाई है मैंने, ये तीनों डिस्टेंसेस क्या होंगे? वो तीनों डिस्टेंसेस क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे, क्योंकि तीनों ही रेडियस के बराबर हैं। सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, राइट? यानी कि हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं यहां पर, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो बेसिकली इन सेंटर जो होगा वो तीनों साइड से बराबर दूरी पर होगा, है ना भाई? तीनों साइड से बराबर दूरी पे होगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू रेडियस ऑफ दिस सर्कल आने वाली है। तो हम ये भी बोल सकते हैं इन सेंटर इज दैट पॉइंट जिसका तीनों साइड से डिस्टेंस बराबर है। अगर मान ले एक पॉइंट मिल गया जिसका इस साइड से डिस्टेंस, इस साइड से डिस्टेंस और इस साइड से डिस्टेंस सब बराबर है, तो समझ जाइए कि बेटा ये क्या होने वाला है? इन सेंटर होने वाला है। ऐसा ये छोटे छोटे फंडे हैं, बट क्वेश्चन में बेटा कुछ मर्जी बना के क्वेश्चन बनाया जा सकता है ज्योमेट्री पे, ठीक है? हाँ, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्वेश्चन बनाने के, इसीलिए इन डेफिनेशंस को याद रखना है। ऐसी फिगर बना के दे दी और तेरे को पूछ लिया भाई बता इन सेंटर, तो तू घूम ही जा रहा है, पता नहीं सर फॉर्मूले के चक्कर में लगा पड़ा है कि सर ये फॉर्मूला लिखा था आपने, इसका कुछ काम नहीं आएगा। इन सेंटर की डेफिनेशन लग जाएगी वहां पे। हाँ चलो बेटा जी, सर रेड कलर क्लियरली नहीं दिख रहा। अरे इसीलिए तो लाइन बनाई है रेड कलर से बेटा। हाँ चलिए, अब मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, थोड़ा सा खतरनाक हो गया। देख देख, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला महा आसान था, महा आसान सर। एवरेज, सीधे सीधे तीनों की एवरेज ले ली सेंट्रॉइड। तो सबसे आसान सेंटर निकालना है बेटा सेंट्रॉइड, ठीक है? हाँ, सबसे आसान सेंटर निकालना है सेंट्रॉइड। हाँ, अब क्या करें? हाँ, तो इसको अब हम डिराइव करेंगे। इसमें एबीसी क्या है देख ध्यान से सुन ले। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो, और ये x2 y2 है बी के कोऑर्डिनेट्स, और ये x3 y3 है सी के कोऑर्डिनेट्स, तो जो ए के सामने वाली साइड लेंथ है बेटा, ये स्मॉल ए है। साइड लेंथ निकाल लेगा ना, सोच, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से साइड लेंथ आ जाएगी। हाँ सर आ जाएगी, तो ए लगा देंगे हम, ए लगा देंगे। ए क्या है? साइड लेंथ। ऐसे ही बी के सामने वाली साइड जो है ये है स्मॉल बी, और सी के सामने वाली जो साइड है ये है स्मॉल सी। तो इस फॉर्मूले में ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी में स्मॉल ए बी सी क्या है? साइड लेंथ है ट्राइंगल की, और साइड भी ऐसे लेनी है, ए के सामने वाली स्मॉल ए लेनी है। यानी जो x1 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने सामने वाली साइड से हो रहा है, देख ए x1 मतलब a इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद सामने वाला, b इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद सामने वाला, c इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद सामने वाला। हाँ सर ये हमने 10वीं में पढ़ा है सर। बहुत बढ़िया बेटा, तो इसका प्रूफ भी पढ़ा है क्या? जल्दी से बता, क्या इसका प्रूफ आता है या सिर्फ रट के बैठा हुआ है बेटा? चल पता करते हैं तेरे से। प्रूफ आता है तो बेटा उंगली ऊपर कर दियो, नहीं तो बेटा उंगली नीचे कर दियो। हाँ देखना चाहता हूं मैं कितने लोगों को आता है। बड़ा हार्ड है सर फॉर्मूला। अच्छा बेटा अभी रुक तो जा, फिर तू अभी तक यही नहीं सीखा मैथ की क्लासेस में, तू अभी तक ये नहीं सीखा बेटा 6 महीने में कि हार्ड बोलने की जल्दबाजी नहीं करनी। हार्ड बोलने की जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा। लॉग कैसा लगा था बेसिक मैथ वेवी का, और कैसा लगा था पहली बार में? बहुत हार्ड सर। अब कैसा लगता है बेटा? हलवा सर। चाणक्य की बात भूल गया बेटा? भूल गया चाणक्य वाली बात? फोर्थ स्टेज ऑफ लर्निंग, समय के साथ चीजें आसान लगने लगती हैं, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना इस बात को, समय के साथ चीजें सीखोगे कुछ तो एकदम से पढ़ते ही मत बोला करो कि हार्ड है, बहुत हार्ड है। आसान लगे बोल दो, बट हार्ड लग रहा है तो थोड़े एक आध महीने उसको डाइजेस्ट करने में लगाओ। हाँ चलो भाई साहब, देखते हैं हमारी जनता की आवाज क्या कह रही है। कितनों को प्रूफ आता है? 28% को प्रूफ आता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा।
मुझे डाउट है वैसे इन 28% पे ये ऐसे इन्होंने स्टड बनने के लिए बेटा कर दिया कि सर हमें आता है सर। हाँ, फर्स्ट डेफिनेशन नहीं समझ आया सर। अरे बेटा जी, 3 एंगल बाइसेक्टर बना लेगा ट्राइंगल के। सर ये जो एंगल है मान ले ये 60 डिग्री है, 50 है, जो मर्जी है, तो एक बीच वाली लाइन जो दोनों एंगल को बाइसेक्ट करे, 60 है तो मान ले 30-30 डिग्री वाली एक लाइन बना ली। ऐसे ही यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल बना लिया, तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी बना लिया। जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे और उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। हाँ बेटा, चलो प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ इसका काम आएगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भी काम आएगा। तो प्रूफ करने के लिए इसके एक चीज का इस्तेमाल होगा जिसका नाम है बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नाम की एक चीज 10वीं में बताई जाती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब तुम मुझे पता है क्या बोलोगे, सर हमारा डिलीट हो गया था, ट्राइंगल नाम के चैप्टर में बताई जाती है। क्या होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पहले ही बता देता हूं बेटा तुझे, बाद में तू रोएगा कि सर ये क्या है। तो मुझे याद जल्दी से बताइए, तुमने पढ़ी है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इस ट्राइंगल एबीसी में अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि रेशियो ऑफ एबी इज टू एसी, एबी इज टू एसी का जो रेशियो है वो बीडी इज टू डीसी के बराबर होता है। क्या ये पढ़ी है बेटा जी? हाँ, क्या ये पढ़ी है बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? जल्दी बता दे, जल्दी बता दे बेटा, यस और नो। चल अभी तेरी याददाश्त याद कराता हूं। प्रूफ कैसे हुआ था सर? ये नीचे एक्सटेंड करके ऐसे कुछ कुछ करा होगा बेटा, सिमिलर ट्राइंगल में किया होगा। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर। जिनको अभी भी याद नहीं आया उनको स्टेटमेंट बोलता हूं। रट्टू तोते लोग होते हैं ना जो हमारे, जिन्हें रट लेते हैं बेटा स्टेटमेंट और थ्योरम समझते नहीं है। हाँ, क्या होता है रट्टू तोते लोगों के लिए? द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द बेस इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। ये स्टेटमेंट होता था तुम्हारी थ्योरम का, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द बेस इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अब याद आ गई होगी बेटा कुछ लोगों को याददाश्त, याददाश्त वापस आ गई होगी बेटा। चलो देखते हैं, जल्दी बताइए, याददाश्त वापस आई या नहीं आई? हाँ, जिन लोगों ने पढ़ा है बेटा वो थम्स अप कर दें, या याद आ गया तो। जिन्हें नहीं याद आ रहा है थम्स डाउन कर दें, या नहीं पढ़ा तब भी थम्स डाउन कर सकते हैं। हाँ सर, बीपीटी नहीं, बीपीटी अलग होती है बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये थोड़ी होती है। हाँ, थेल्स थ्योरम अलग होती है वो, बीपीटी को थेल्स थ्योरम कहते हैं, वो अलग होती है, बीपीटी नहीं है ये। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही नाम होता है इसका, इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो यही नाम से थ्योरम आएगी। देखते हैं भाई हमारे हमारे प्यारे विद्यार्थियों में क्या पोल आया है निकलकर। 75% लोगों को याद आ गया है बेटा, 25% लोगों को याद नहीं आ रहा है अभी भी। तो चल अब याद कर ले, बता दिया है बता तो दिया, और कैसे बताऊं। ये बेसिकली होता है कि कभी भी एंगल बाइसेक्टर बनाया तो जो रेशियो ऑफ साइड होगा उस एंगल, जिस एंगल को बाइसेक्टर किया है, देख एडी ने किस एंगल को बाइसेक्ट किया? इस वाली साइड वाले को। तो जो रेशियो ऑफ ये साइड्स होगी ए बी इज टू ए सी, वो रेशियो ऑफ बेस हो जाएगा, बस इतनी सी बात, बी डी इज टू डी सी। ठीक है भाई, अब इसके प्रूफ में मैं नहीं जा रहा, नहीं तो बेटा सिमिलैरिटी ट्राइंगल पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट पे सर्च मारियो, खट खट खट, क्लास के बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दिख जाएगा, अगर मन हो प्रूफ का, वैसे जरूरत कहीं नहीं है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद रखनी है अपने को क्लास 10th की। नहीं पढ़ा सर, कोई नहीं, बस अब पढ़ लिया बेटा, यही है थ्योरम, इतना ही मैं इस्तेमाल करूंगा, इसमें सवाल नहीं करा रहा, इसको इस्तेमाल करूंगा प्रूफ करने में। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है ए बी इज टू ए सी का जो है रेशियो, वो बी डी इज टू डी सी बेस के रेशियो के बराबर होगा। यार इतनी सिंपल सी थ्योरम है, और क्या चाहिए। चल एक और ट्राइंगल में बना के दिखा देता हूं। ये लीजिए सर, अगर मैं तुम्हें ऐसा दे दूं, अब बताओ, ये मैंने अभी एडी बनाई थी, अब मैं बना दूं बेटा बीई, एंगल बाइसेक्टर बना दिया इस बार बीई। तो अब तू क्या बोलेगा रेशियो में? जल्दी बता दे बेटा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहेगा कि जो रेशियो ऑफ साइड्स है, अब देख ध्यान से समझना, ए बी इज टू बी सी, इस बार जो ए बी इज टू बी सी लेगा रेशियो, ए बी इज टू बी सी, देख ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना, ये वाले साइड्स ने एंगल बनाया है वाला, तो ए बी इज टू बी सी का जो रेशियो है वो ए ई इज टू ई सी होगा। पहले ए ई लिखना है, पहले बेटा ए ई लिखना है, राइट। जो पहले साइड लिया तूने, इधर ली है तो उधर से भी पहले वाला लेगा,
इधर वाली ली होती पहले तो इधर से पहले ये वाला लेता। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे यहां पे देख, पहले ए बी ली थी फिर AC ली थी ना, तो पहले ए बी वाला ही बेस लिया, BD is to DC, ऐसे ऐसे बेटा। तो अगर इधर से मैंने ए बी पहले लिखा है फिर BC लिखा है, AB is to BC, ये बेस हो गई। अब ऐसे समझिए बेस हो गई, तो बेस को बाइसेक्ट किया, डिवाइड किया सेम रेशियो में। AB is to BC इज सेम एज, AB पहले ली है सर आपने, ये वाली पहले ली है तो इधर से ये वाली पहले लूंगा, AE is to EC। आई होप ये बात समझ आ गई है बेटा, समझ गया ना बात? हाँ ऐसे। चल एक और बना के दिखा देता हूं हमारे ट्यूबलाइट लोगों के लिए, एक और बेटा लास्ट। ठीक है भाई साहब, ये देखिए, चलिए एक तीसरी भी मीडियन बना दी मैंने, एक तीसरी भी, सॉरी मीडियन कह रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर बना दिया एक तीसरा भी। CF बना देते हैं सर, CF बना देते हैं। तो अब तुम लिख के बताओगे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी से कर दो सर, ऐसे नहीं है बेटा, सीधा सीधा नहीं सिमिलैरिटी लगती इसमें। ठीक है भाई, हाँ सिमिलैरिटी नहीं लगती है, याद रखनी होती है थ्योरम। सिमिलैरिटी से प्रूफ हो जाता है बट कुछ कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन करके प्रूफ होता है, ऐसे कुछ यार 10वीं में अगर तूने पढ़ा होगा तो बेटा तेरे को याद आ जाएगा ये कि ऐसे एंगल बाइसेक्टर इतना ही एक्सटेंड करते हैं, इस ट्राइंगल को बनाते हैं, फिर ये दोनों सिमिलर करते हैं, होता है सिमिलैरिटी से ही प्रूव है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ तो देखो क्या आ जाएगा बेटा जी, सर एंगल सी बनाया है CA ने और CB ने, तो CA is to CB लिख रहा हूं। अगर अगर पहले CA लिया है तो पहले ये वाली बेस लूंगा, AF is to AS is to FB। ये हो गई बेटा जी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब तो नहीं भूलेगा बेटा कभी भी जिंदगी भर। Angle bisector divides the base, the opposite base, in the ratio of sides containing that angle. आई होप अब ये बात क्लियर है। चलो अब इसको देखते हैं कैसे इस प्रूफ के अंदर लगेगा, कैसे ये प्रूफ के अंदर लगेगा। रॉन्ग रॉन्ग, अच्छा सही तो लिखा बेटा, तू आ गया फिर रॉन्ग वाला। वेलकम बेटा, वेलकम बैक। सर एंगल सेम होगा तभी ना, अरे एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्त? एंगल बाइसेक्टर का मतलब तो यही है कि एंगल सेम है दोनों, ये वाला और ये छोटू दोनों सेम है बेटा। हाँ ये दोनों, ये वाला और ये वाला सेम है, एंगल बाइसेक्टर है वो। रॉन्ग सर, एक कह रहा है सर CB नहीं BC होगा सर। वाह मेरे भाई, वाह वाह वाह, मजा आ गया बेटा, बहुत बढ़िया बात बोली तूने, मजा आ गया। CB की जगह BC लिख ले, चल खुश हो जा तू, वेक्टर थोड़ी है, लाइन सेगमेंट ही तो है, जैसे मर्जी लिख ले। चलो बेटा अब प्रूफ करें जरा, अब जरा प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, वापस आते हैं अपने ट्राइंगल में। ABC जो ट्राइंगल था, अब जरा देख लो भाई, थोड़ा सा प्रूफ इंटरेस्टिंग है, मजेदार प्रूफ है। ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, एक एंगल बाइसेक्टर बनाया बेटा ABC में, और देख ये वाला साइड तो तुझे पता है स्मॉल c थी, ये वाली साइड स्मॉल c थी, ये वाली साइड स्मॉल b थी। तो अगर AD एक बाइसेक्टर है तो कैन वी से दैट BD इज टू DC, BD इज टू DC क्या होगा? C इज टू B होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से BD इज टू DC का जो रेशियो है बेटा, ये भी C इज टू B होगा। इतनी बात तो समझ गया? हाँ सर समझ गया। तो ये रेशियो है C, ये है B, और बेटा अब इन दोनों में जल्दी से सेक्शन लगा लेता हूं, क्योंकि ये वाला था x2y2 और ये था x3y3, तो D के कोऑर्डिनेट्स निकलकर आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा के। ठीक है भाई, तो D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सोच सेक्शन लगाऊंगा तो cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस c कॉमा cy3 प्लस by2 अपॉन b प्लस c। इतनी बात तो ठीक है भाई, इतनी बात तो ठीक है ना? हाँ सर इतनी बात ठीक है।
कि मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब ध्यान से देखेगा, अब है मेन चीज, अब है मेन चीज बेटा। देख, एक और एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं, बट वो यहीं तक बना रहा हूं। ठीक है भाई, क्या करा मैंने, बी से भी एक एंगल बाइसेक्टर बना लिया, बट वो यहीं तक बनाया, आगे तक नहीं ले गया। और इस पॉइंट को तो आई बोल दिया, क्योंकि ये पॉइंट तो बेटा आई है। अब ध्यान से सुन लेना बेटा, हाँ ध्यान से सुन ले। अब आएगा मेन पॉइंट यहां पे, वरना तू बेटा कंफ्यूज हो जाएगा। जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, इस प्रूफ का आने वाला है। इन ट्राइंगल बीडीए, जो बीडीए भाई साहब हैं हमारे प्यारे बीडीए, ये रहा बी, ये रहा डी और ये रहा ए। इस ट्राइंगल में बीडीए दिख गया बेटा तुझे? हाँ सर दिख तो रहा है बीडीए, बीडीए दिख तो रहा है। बीडीए को चल कलर भी कर देता हूं ताकि तुझे और अच्छी तरह देख बेटा दिखाई दे जाए। ये ले, बीडीए दिख गया अब? हाँ सर बीडीए दिख गया। बीडीए में भी एक एंगल बाइसेक्टर है। हाँ देखिए इधर, इसके अंदर ये एंगल बाइसेक्टर है और इसे बेस मान लो। मतलब तुम ऐसे मान लो, देखो कि ये जो ट्राइंगल है बीडीए, बीडीए, इसमें तुम ये आई है तो ये भी एक बेस हो गया और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ऐसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फिर से लगा दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, बी ए इज टू बी डी या बी डी इज टू बी ए। देख, बी डी इज टू बी ए, और फिर अगर पहले बी डी लिया है तो पहले आई डी इज टू आई ए लूंगा, आई डी इज टू आई ए लूंगा। क्या ये सही लगाया है मैंने? क्या ये सही लगाया है? देख लो, क्या ये सही लगाया है? बी डी इज टू बी ए विल बी सेम एज आई डी इज टू आई ए। ठीक है, क्या करना क्या चाह रहा हूं मैं, बेसिकली मैं ये रेशियो निकालना चाहता हूं। देख अब, क्योंकि मीडियन में क्या था, ये पहले ही 2:1 था, तो बढ़िया करके सेक्शन लगा के सेंट्रॉइड आ गया था। अब मैं ये रेशियो निकालूंगा और फिर इस लाइन में सेक्शन लगा दूंगा, क्योंकि ये तो x1 y1 है ही और d मैं निकाल ही चुका हूं। तो अगर ये रेशियो आ गया तो इसमें सेक्शन लगा के i मुझे पता है मिलने वाला है। तो मेरा काम ये है कि मैं आई डी इज टू ए आई रेशियो निकाल लूं। इतनी बात समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब देख गड़बड़ क्या होती है, हमें लगता है कि सर बीए तो देखिए सी है, बीए तो सी है, ठीक है, और बीडी भी तो सीए हो गई सर। बीडी भी ऐसा लगने लगता है सी है, क्योंकि रेशियो तो सी था सर। तो यहां पे कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, दोनों को सी सी लिख के सी सी काट देते हैं। हाँ देखा भाई, पहले ही आ गया देख 1:1, चैट पे पहले ही आ गए बहुत सारे हमारे योद्धा 1:1 लेके तैयार है, बिल्कुल तलवार लेके। समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या गलती कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सर बीडी और बीए, बीए भी तो सी दिख रहा है और ये भी सी दिख रहा है, तो सर सी सी कैंसिल हो गया, रेशियो आईडी टू आई ए 1:1 आ गया। हाँ, क्या गलती कर रहे हैं ये लोग, क्या गलती कर रहे हैं भाई? ये क्या गलती कर रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं बताइए। यस वेरी गुड, किसी ने सही लिखा कि सर ये तो लेंथ सी थी और ये तो रेशियो सी इज टू बी है। अगर उसका रेशियो सी इज टू बी है तो आप उसकी लेंथ थोड़ी मान लोगे सी। समझ रहे हैं? अगर मान ले मैं तुझे बोलूं कि बेटा तेरी और तेरे पापा की रेशियो ऑफ एजेस है 1:3, तो तेरी एज क्या 1 हो गई? नहीं ना, रेशियो 1:3 है ना, मतलब पापा की एज ट्रिपल है तेरे से। तो रेशियो सी इज टू बी है तो तुम इसको लेंथ सी नहीं मान सकते। हाँ, ऊपर वाला लेंथ है सी, सही बात है, बट ये तो रेशियो सी था। ठीक है, तो यहां से रेशियो से लेंथ निकालूंगा बेटा, पहले रेशियो से क्या करूंगा, बीडी की लेंथ निकालूंगा। तो ये जो है बीडी ये गलत है, ये अगर मुझे मिल जाए, समझ रहा है मेरे थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है? थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि आई डी इज टू आई ए निकाल दूं अगर, तो इसमें सेक्शन लगा के आई आ जाएगा, और ये रेशियो निकालने के लिए बीडी चाहिए अब मुझे। हाँ हाँ, तो अब बता क्या करें। अब एक इंसान ने बोला कि सर बी डी इज टू डी ए, बी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के भी सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सर। उससे आसान टेक्निक बताऊंगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। समझा है क्या कह रहा है चैट में कि सर ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट आप निकाल के बैठे हो डी, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके लेंथ निकल आएगी। बट बेटर तरीका लगाऊंगा, बेटर तरीका लगाऊंगा बेटा। कैसे करूंगा? इधर देख कैसे करूंगा। देख भाई, अभी मैंने तेरे को एक वो बचपन वाला सवाल याद दिलाया
कि पापा की और मेरी एज का रेशियो ये है तो एक्स एज वेज मानते थे, याद आ रहा है? वैसा ही सवाल कुछ सोच बेटा, इसका रेशियो ऑफ लेंथ सी इज टू बी है और टोटल लेंथ तो ये ए है, समझ गया ना बेटा? टोटल लेंथ तो ये ए है, तो वैसा ही सवाल नहीं हो गया कि बेटा राम और श्याम की रेशियो ऑफ एजेस हैं सी इज टू बी और सम ऑफ देयर एजेस इज ए, तो वैसा क्वेश्चन सा नहीं बन गया ये कि मैं क्या करूंगा, लेट बी डी बी, लेट बी डी बी सी टाइम्स के एंड डी सी बी बी टाइम्स के, क्योंकि बी सी इज टू बी रेशियो है तो सी टाइम्स के बी टाइम्स के लेंथ मान सकता हूं, रेशियोज में पढ़ा है तुमने, और सम ऑफ लेंथ इन दोनों को जोड़ूं, सी के प्लस बी के की वैल्यू होनी चाहिए ए, क्योंकि टोटल सम मिला के तो लेंथ ए आ जाना चाहिए, यानी यहां से के की वैल्यू आ गई ए अपॉन बी प्लस सी, के की वैल्यू आ गई ए अपॉन बी प्लस सी, और के को बेटा उठा के वापस डाल दे तो बी डी की वैल्यू बन गई सी इंटू दिस थिंग, सी के थी ना तो सी ए अपॉन बी प्लस सी, सी ए अपॉन बी प्लस सी बन गई बी डी। हाँ समझ गया? अब ये बी डी यहां डाल दे बेटा, ये बी डी की वैल्यू अब सी ए अपॉन बी प्लस सी, और बी ए की वैल्यू तो सी है ही, आई डी इज टू आई ए, सी कट गया सर, सो आई डी इज टू आई ए बन गया, क्या बन गया, ए अपॉन बी प्लस सी, उल्टा कर ले, आई ए इज टू आई डी, बी प्लस सी इज टू ए बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो भी याद रखना होता है भाई कि ये जो रेशियो है ए आई इज टू आई डी, ए आई इज टू आई डी, बी प्लस सी इज टू ए रेशियो होता है। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? थोड़ी ज्योमेट्री लग रही है, प्रूफ मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट बहुत सारे लग रहे हैं इसके अंदर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगी है ना भाई, थोड़ा बहुत रेशियो प्रोपोर्शन लगा और थोड़ा बहुत सेक्शन फॉर्मूला लगा, तो आई ए इज टू आई डी का जो रेशियो है बेटा वो याद रखना है, बी प्लस सी इज टू ए हो गया। हाँ हम्म, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, जल्दी से इस साइड के अंदर लेंथ के अंदर, इस साइड जो था ए आई ए डी जो लेंथ थी, ए डी जो अपनी एंगल बाइसेक्टर था ए डी, इसके अंदर ये रेशियो हमारा आ गया बी प्लस सी इज टू ए, इसके कोऑर्डिनेट मैं वैसे ही निकाल चुका हूं, एक्स डी वाई डी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस लाइन में सेक्शन लगा के आई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाने चाहिए। हाँ इधर देख, तो मैं वही रिपीट करूंगा भाई प्रूफ, डोंट वरी जिनको दिक्कत हो रही है, तो बी प्लस सी इंटू दिस, चल इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेता हूं ना सीधे, एक्स डी क्या थे, एक्स डी और वाई, ये डी के कोऑर्डिनेट्स थे सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी, बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी, ये थे बेटा डी के कोऑर्डिनेट्स, और अब इस लाइन में सेक्शन लगा रहा हूं तो आई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देख ध्यान से, बी प्लस सी, ये वाला रेशियो इससे मल्टीप्लाई होगा, सो बी प्लस सी इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आई लिख देता हूं बस, बी प्लस सी इंटू दिस थिंग बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी, और ए जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए एक्स वन अपॉन अपॉन सम ऑफ रेशियोज ए प्लस सी, बी प्लस सी से बी प्लस सी कटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर बन गया बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री प्लस ए एक्स वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, आ गया देख, प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। सर दिमाग का दही हो गया, देख प्रूफ तेरे को डायरेक्टली यूज नहीं आएगा, बट इन सब प्रूफ्स को समझ के तेरा दिमाग खुलेगा ज्योमेट्री की तरफ, अभी जैसे तेरा अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग खोला ना मैंने बेटा इतने 6 महीने में, अब ज्योमेट्री में दिमाग खोलूंगा, इस तरह से सोचना सीखेगा, थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, प्रूफ इस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं कि कोई तुझसे प्रूफ पूछ लेगा प्रूफ क्या है। चल अब जल्दी से बेटा मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, दोबारा से पूरा एक बार रिकैप दे रहा हूं प्रूफ का, क्योंकि लंबा प्रूफ है, ध्यान से समझेंगे, फिर आ गए रॉन्ग रॉन्ग वाले, प्रूफ भी हो गया हमारा, तू बेटा रॉन्ग में लगा पड़ा है। हम्म चलो इधर देखेंगे,
हाँ तो बेटा देखो इधर, मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, एक बार रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगी, तो उस वजह से हमारे पास बेस का जो रेशियो है C/B रेशियो बेस का आ गया, राइट। सबसे पहले मैंने एक्स कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है ना, डी के कोऑर्डिनेट्स देख निकाल लिए यहां से, सॉरी यहां से तेरे डी के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने के बाद, यहां सेक्शन लगा के, राइट। अब मैंने सोचा इस लाइन में सेक्शन लगा के आई मिलेगा, उसके लिए AI/ID रेशियो चाहिए, तो AI/ID रेशियो यहां से बना। इस वाले ट्राइंगल में जो नीले कलर से कलर किया है मैंने, इसमें मैंने फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई, तो BD/BA, ID/IA। अब दिक्कत क्या है, BD नहीं है हमारे पास, BA तो है, BA तो हमारे पास है C, BA तो C है, BD नहीं थी। अब BD के निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए, रेशियो तो था C/B, बट लेंथ निकालने के लिए मैंने देखा टोटल लेंथ A है, तो थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन यूज करके इसको CK BK मान के टोटल ऐड वैड करके K की वैल्यू निकल आई और K वापस डाल दिया यहां, तो तुम्हारे पास BD की लेंथ CA/B+C बन गई बेटा, राइट। हाँ फिर क्या किया मैंने, बेसिकली BD निकाल दिया, यहाँ BD जब निकाला तो मेरे पास BD की लेंथ और AB की लेंथ आ गई, इन दोनों को रख के ID/IA रेशियो आ गया, यानी उल्टा कर दिया, AI/ID B+C/A हो गया, ये वाला रेशियो AI/ID, ये वाला रेशियो मेरा B+C/A बन गया। बस इसके बाद मैंने क्या किया, इस लाइन को पकड़ लिया, इसमें ये रेशियो B+C/A आ गया है, ये वाले कोऑर्डिनेट D के पहले ही आ गए थे, A के पहले ही हैं, सेक्शन लगा के I के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए, I के कोऑर्डिनेट्स बेटा मिल गए। हाँ ऐसे, हाँ वापस आ गई भाई वॉइस, वापस आ गई है वॉइस, मैं कुछ बात कर रहा था, इधर देखिए। हाँ तो आई थिंक प्रूफ समझ आ गया है। अब इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है, चलो जल्दी से इस फॉर्मूले को लगाते हैं, जल्दी से इस फॉर्मूले को लगाते हैं। एक पोल दे रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही, इसी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है, तू खुद से ट्राई करेगा, खुद से ट्राई करेगा। ABC के 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ABC के 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए बेटा, और इन सेंटर पूछ लिया, बिल्कुल सीधे फॉर्मूला चिपकाना है, सीधे फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। पोल दे रहा हूं मैं तुम्हें, इसमें 2 मिनट का पोल दे देता हूं, आई थिंक 2 मिनट में आराम से हो जाना चाहिए वैसे तो ये, चल टाइमलेस पोल दे देता हूं। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। इधर देखो, चलो तो स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन करना। तो -36,7
27 0 -8, राइट। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना होता है, इन सेंटर लगाने के लिए बेटा साइड लेंथ निकालनी है। तो देख मैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के BC साइड लेंथ निकाल लेता हूं। BC साइड लेंथ हो गई 20 स्क्वायर प्लस 8 60 15 का स्क्वायर। तो देख मैं कैसे कैलकुलेशंस करता हूं, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा तुम्हें कैसे स्मार्टली कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। कि इसके अंदर से अभी डायरेक्ट मत करो, 5 कॉमन ले लो, 5 4 जा 20, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। अंदर बहुत प्यारा बन गया, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट तो 5 होता है, 5 × 5 25 हो जाता है। तो ये वाली साइड लेंथ 25 आ गई है बेटा, BC साइड आ गई 25। अब ऐसे ही देखो AC निकाल रहा हूं, AC निकालता हूं, देखो रूट 36 स्क्वायर प्लस 8 60 15 का स्क्वायर। फिर से कुछ कॉमन आ रहा है सर, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर फिर से 13 होता है, 3 × 13 39 हो गई। तो ये वाली साइड 39 आ गई। ऐसे स्मार्टली कैलकुलेशंस करिए। एंड फाइनली AB निकाल दीजिए बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से, 20 और 36 56 का स्क्वायर प्लस 7 - 7 हो तो 0 होगा, तो 56 ही आ गई ये वाली साइड लेंथ, 56 आ गई बेटा। तीनों साइड लेंथ्स निकल गई, तीनों साइड लेंथ्स निकल गई। पोल तो स्टॉप कर दें सर, हाँ बेटा जी। चलो अब हम देखते हैं आगे, आगे देखते हैं अब क्या होगा। x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट होता है कि इसका x इससे मल्टीप्लाई, तो 25 × -36 प्लस 0 × 56, 0 × 56 तो 0 ही है, प्लस 20 × 39, 20 × 39 अपॉन A प्लस B प्लस C। देख 39 प्लस 25 प्लस 56, ठीक है। ये तो सर उड़ गया, ये तो उड़ गया। तो 25 × 36, अब कैलकुलेशन नहीं करनी है तुमने, कॉमन सेंस लगाओ। यहां से देख 25 और 20 में से 5 कॉमन आ रहा है, 36 और 39 में से 3 आ रहा है, तो 5 3 जा 15 कॉमन आ जाएगा। 5 × -12 प्लस 4 × 13 4 जा 52, कॉमन वगैरह लेके करेंगे। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया सर 40 और 55 95, 120 आ गया नीचे, नीचे 120 आ गया। अब देखो ऊपर 12 5 जा 60, 52 - 60 -8, 15 8 जा 120, सो -120 अपॉन 120, -1 आ गया बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट -1 आ गया। वहीं से ऑप्शन बी दिख रहा है, वहीं से ऑप्शन बी दिख रहा है। ऐसे ऐसे बेटा। सर 56 कैसे आया बेटा, ये देखना रूट ऑफ 56 स्क्वायर क्या होता है, इधर तो 0 ही है, रूट 56 स्क्वायर तो 56 होता है, तो एक साइड 56 बन गई, तो बी ऑप्शन बन गया। ऐसी वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेना, 0 आ जाएगा। इन सेंटर का मैंने एक्स निकाल दिया। तो इस तरह से कैलकुलेशंस आपको करनी होती है। हाँ सही है भाई, बी ऑप्शन बन रहा है, बी। देखते हैं, 68% लोगों ने बी निकाल लिया, विच इज वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन बढ़िया करके कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं मेन चीज पर, मेन चीज पर आ जाएंगे। थर्ड सेंटर, ठीक है, 2 सेंटर हो गए। ये दोनों उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कह लो, क्योंकि इनके डायरेक्ट फॉर्मूला है। देख जो इन सेंटर और सेंट्रॉइड है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो भाई सीधे सीधे सवाल बन जाएंगे इस पे। देख फॉर्मूला है तो मैं हर बार कर दूंगा, राइट। बट अब जो नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है, दैट इज ऑर्थो सेंटर। कहने को नाम के लिए इसका भी फॉर्मूला है, ऑर्थो सेंटर का भी बेटा फॉर्मूला है। ये खतरनाक सा देख रहा है, कितना ज्यादा खतरनाक है। हाँ हाँ, एंगल्स निकालने पड़ेंगे, tan A tan B tan C वगैरह निकालने पड़ेंगे, उतने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला काम नहीं आना। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए कभी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे। सर फिर दिया क्यों है, बस ये समझ लिया, अगर डायरेक्ट ही पूछ लिया किसी ने कि फॉर्मूला क्या है, तब हम ये यूज कर लेंगे, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है। 99.9% क्वेश्चंस में तुम्हारा यूज नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं ऑर्थो सेंटर की। बेटा डेफिनेशन क्या है, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन है ऐसा पॉइंट जहां पे 3 ऑल्टीट्यूड्स मिले। ऑल्टीट्यूड का मतलब समझते हो, ये 90, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड हो गया बेटा, ये तीसरा ऑल्टीट्यूड हो गया। तो तीनों ऑल्टीट्यूड जहां मिलेंगे, परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे, वो ऑर्थो सेंटर होता है। और ऑर्थो सेंटर को H से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ,
ओ से रिप्रेजेंट नहीं करते ऑर्थो सेंटर को, क्योंकि ओ जनरली ओरिजिन के लिए यूज करते हैं। तो एबीसी एक ट्राइंगल है, ऑर्थो सेंटर बेटा इसका एच है। हाँ देख, ऑर्थो वर्ड ना मैथ्स में बहुत जगह आएगा, मैथ्स में बहुत जगह ऑर्थो वर्ड आएगा, मतलब 90 डिग्री होता है ऑर्थो का मतलब। ठीक है, तो डेफिनेशन ये हो गई। अब सवाल ही आता है सर निकालेंगे कैसे, तो वो भी देखेंगे कि कैसे निकाला जाएगा ये ऑर्थो सेंटर। ठीक है, बट उसके लिए हाँ, उसके लिए पहले अगला भी पढ़ लेते हैं दोनों का, क्योंकि सेम ही हाल है। चलिए सर्कम सेंटर देखेंगे। हाँ, सर्कम सेंटर भी बेटा देखेंगे। सर्कम सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर में, सर्कम सेंटर इज, इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए, ऐसा पॉइंट जहां पे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे। ध्यान से देखेंगे भाई, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी होगी और बेस को बाइसेक्ट भी करेगी, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट। सर क्या हुआ, अरे कुछ नहीं यार, वो मैंने किसी को बुलाया था अपने लैपटॉप में कुछ कराने को, पीपीटी नहीं बन रही उसमें, खुल ही नहीं रही पीपीटी, तो दिक्कत होती है लेक्चर के टाइम ना, तो उनसे ही बात कर रहा था मैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो को बोला है मैंने कि सही करके दे दें जल्दी से, नहीं तो बेटा कल की पीपीटी कैसे बनेंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल गुड। हाँ ठीक है, चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा। गए अब भैया वो लैपटॉप लेके। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो बेस को बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। ऑब्वियसली वो जरूरी नहीं है इससे पास करे। देख, ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क समझ। ऑल्टीट्यूड होता है जो यहां से पास करेगा पक्का और परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि बेटा वो वर्टेक्स ए से पास करे, बट ये बेस को जरूर बाइसेक्ट करेगी। ये फर्क होता है ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये फर्क होता है। ठीक है सर, ये फर्क होता है। उसके बाद ऐसे ही दूसरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दे। देख, ये इस वाली बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये बेटा इस वाली बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेंगे उसको सी डैश से रिप्रेजेंट कर दूंगा, सी डैश लिख लेंगे, क्योंकि जनरली सी हम वर्टेक्स के लिए ले लेते हैं ना, एबीसी ट्राइंगल में सी तो वर्टेक्स के लिए यूज होता है, सी डैश यूज कर लेंगे सर्कम सेंटर के लिए। हाँ चलो भाई। हाँ चलो वापस आएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में और ऑल्टीट्यूड में मैंने आपको फर्क बता दिया। ऑल्टीट्यूड पक्का यहां से पास करेगी, पक्का 90 होगी, बेस को जरूरी नहीं है बाइसेक्ट करे, जिस मर्जी रेशियो में हो सकता है, बट ये पक्का बेस को बाइसेक्ट करेगी, पक्का परपेंडिकुलर होगी, बट जरूरी नहीं है ए से पास करे, सिंपल लैंग्वेज में। हाँ ठीक है भाई, अब इसका भी खतरनाक फॉर्मूला है जिसका कोई काम नहीं है बेटा। अच्छी बात है सर। तो देख, काम नहीं है फॉर्मूले का, तो ऑब्वियसली अब इसके सवाल ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं। ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर निकालने के सवाल ज्यादा डेंजरस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, इसमें तेरे फॉर्मूले नहीं लगेंगे। इन सेंटर और सेंट्रॉइड में सीधे फॉर्मूले चिपका दियो, बट सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर में हमें हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखेंगे मेथड्स क्या होते हैं, बट पहले दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लो कि सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कम सेंटर होता है अगर एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बना लो, मतलब एक बाहर से पास होता हुआ सर्कल बना लीजिए। ये देखिए, एक सर्कल बनाया जो तीनों वर्टेक्स एबीसी से पास कर रहा है, तीनों वर्टेक्स एबीसी से, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल।
ठीक है। तो इसका जो सेंटर है वो भी सरकम सेंटर ही होता है, सरकम सेंटर ही होता है बेटा। और फाइनली एक और डेफिनेशन की सरकम सेंटर का डिस्टेंस तीनों साइड से बराबर होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही रेडियस हो गए, ये तीनों बेटा रेडियस हो गए। तो आप ये भी बोल सकते हो दैट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टाइसेस, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टाइसेस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है। हाँ, साइड से इक्विडिस्टेंट नहीं है, वर्टेक्स से है इस बार। इन सेंटर क्या था? साइड्स से इक्विडिस्टेंट था, तीनों साइड से उसका डिस्टेंस बराबर था। ये देखो, तीनों साइड से डिस्टेंस बराबर था। बट अब इसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस अगर बराबर होगा तो वो सरकम सेंटर होगा। ठीक है सर, फॉर्मूला लिखे या ना लिखे इन दोनों का? लिख ले यार, लिखने में क्या है, मतलब एक क्वेश्चन ये बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सरकम सेंटर, और दे दिया यही फॉर्मूला। तो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है कि भाई बड़ा इजी है क्या। देख, इसमें साइन 2a आता है, सरकम सेंटर में साइन 2a आता है, इसमें tan a आता है, बस खत्म। बाकी बिल्कुल सिमिलर सा फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे साइड्स आती थी ABC, इसमें क्या आती थी? ABC, x1 के साथ y1, x2 x3 के साथ। इसमें बस tan a tan b tan c आ जाएंगे ऑर्थो में, और sin 2a sin 2b sin 2c आ जाएंगे सरकम में। कितनी देर लगी याद करने में बता? चलो, तो अब ऑब्वियसली बेटा सवाल ये है कि सर क्वेश्चन आ गए तो सॉल्व कैसे करूंगा मैं, सरकम सेंटर कैसे निकालूंगा, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए बेटा अब हमारे पास कुछ जवाब हैं। सबसे पहला काम तुम जो चेक करोगे, अलग अलग चीजें चेक करते हैं, कोई ये नहीं है कि एक तरीका फिट हो गया सर हर बार, अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगेंगे सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए। तो ट्राइंगल अगर इक्विलैटरल हो गया, अगर एक ट्राइंगल इक्विलैटरल है, देख कैसे चेक करूंगा सर? देख, वर्टेक्स दिए हैं तो तीनों साइड अगर बराबर आ गई तो इक्विलैटरल हो गया। तो इक्विलैटरल में चारों सेंटर्स कोइंसाइड करेंगे, मतलब जो तुम्हारा सेंट्रॉइड होगा वही मीडियन होगा, क्योंकि सोच इक्विलैटरल है, जो ऑल्टीट्यूड है वही बाइसेक्ट कर रहा है बेस को, वही मीडियन है, वही एंगल बाइसेक्टर है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से हो जाएगा ना भाई, ये दोनों एंगल सेम आ जाएंगे। अगर मीडियन बनाया तो वो ऑल्टीट्यूड भी बन गया, वो एंगल बाइसेक्टर भी बन गया, सब कुछ बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल में। और इस तरह से यहां पे भी, तो ऑब्वियसली ये जो इनका इंटरसेक्शन आएगा, चाहे उसे सेंट्रॉइड बोल लो, चाहे सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, जो मर्जी बोल लो, वो सेम आएगा बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में। तो फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल चारों सेंटर्स को इंसाइड कर जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इसके साथ पहली चीज हमेशा ये चेक करोगे कि क्या कहीं इक्विलैटरल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, क्योंकि फिर तो तुम सेंट्रॉइड निकाल देना, सबसे आसान सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड निकाल के बोल देना भाई यही ऑर्थो सेंटर है, यही सरकम सेंटर है। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है अगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, देख इस तरह से मान ले कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सर कैसे पता लगाऊंगा राइट एंगल है या नहीं? अभी के लिए तो पाइथागोरस से लगा लेगा, तीनों साइड लाइन निकाली, अगर पाइथागोरस फॉलो कर रही हैं तो इसका मतलब राइट एंगल बेटा बन रहा होगा। ठीक है। हाँ, तो अब सोचो इसके लिए बेटा मैं क्या ये बोल सकता हूं कि यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा? 90 डिग्री जहां बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, वही पॉइंट ऑर्थो सेंटर है। क्यों सर? देखिए ऑल्टीट्यूड बन गया ना, तो इसके परपेंडिकुलर है तो ऑल्टीट्यूड भी तो हो गया, इसका डायरेक्ट ऑल्टीट्यूड ही हो गया। सिमिलरली BC इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ AB, तो दो ऑल्टीट्यूड तो यही मिल गए। तीसरे वर्टेक्स से भी बेटा एक ऑल्टीट्यूड बना डाल, तो तीनों वर्टेक्स कहां, तीनों ऑल्टीट्यूड कहां मिल रहे हैं? B पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेशन यूज हो गई कि तीनों ऑल्टीट्यूड B पे मिल रहे हैं, यानी कि B इज द ऑर्थो सेंटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सेंटर होगा जहां 90 बनता है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। हाँ, एंड सरकम सेंटर होगा बेटा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। ये जो हाइपोटेनस थी AC, इसका कहीं मिड पॉइंट होगा, कुछ का मिड पॉइंट कहां होगा? मान ले M हो गया, यही पॉइंट सरकम सेंटर होगा। ये अलग है बेटा, वो D पॉइंट अलग है, राइट, ये M अलग है। तो सरकम सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ऐसा क्यों? देख, सरकम सेंटर की एक डेफिनेशन थी कि बाहर से निकलने वाला सर्कल, बाहर से निकलने वाला सर्कल जो है वो
उसका सेंटर, तो इसका सेंटर क्या होगा, क्योंकि ये 90 है, AC इसका डायमीटर हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90, देयरफॉर बेटा, देयरफॉर क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 है तो AC डायमीटर हो गया, और डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है, तो सेंटर तो इस डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90, इसलिए ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी बहुत इजीली हम बता देंगे क्या है सर्कम सेंटर, क्या है ऑर्थो सेंटर। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स टू फाइंड ऑर्थो सर्कम, ये सब हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। हमने देखा सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्राई करेंगे, अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, फिर हम करेंगे राइट एंगल ट्राई, तो अगर राइट एंगल है तो ऐसा हो जाएगा, बट अगर इनमें से कुछ भी नहीं आया तो क्या ट्राई करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप करना है तुमने, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है इक्विलैटरल है या नहीं, ट्राइंगल है तो बहुत अच्छी बात है, राइट एंगल है या नहीं, अगर अब ये दोनों ही नहीं है तो थर्ड चीज जो ट्राई करनी होती है वो होती है यूलर्स लाइन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो कहलाता है यूलर्स लाइन। अब ये एक ऐसी चीज है जिसका प्रूफ अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बेटा अभी तुम्हारे पास उतने अस्त्र शस्त्र नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री 3 जब पढ़ाऊंगा ना तब उसके बाद चलो इसका प्रूफ करा दूंगा यूलर्स लाइन का, बट अभी के लिए इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका प्रूफ आपको कहीं काम नहीं आना, वैसे सही बताऊं तो। हाँ ठीक है भाई। सर इन्हें निकालेंगे कैसे, अरे भाई देख तेरे को कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, ये सब दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y, मिड पॉइंट निकाल लियो, इसका मिड पॉइंट निकल आएगा, कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए ही हुए हैं ना वर्टाइसिस के, अभी देखेंगे। हाँ इससे तो अच्छा फॉर्मूला यूज कर लूं, कर ले बेटा, जब करियो तब बताना मुझे, ठीक है। हवाबाजी करने में बड़ा आसान लगता है, कर लूंगा हो जाएगा, देखते हैं सवाल जब आएगा तो जरा करके दिखाइयो एक, जरा मुझे फॉर्मूले से भी, देखेंगे कौन सा शॉर्ट है। ट्रिगो 3, हाँ बेटा जी ट्रिगो 3 और 4 भी आएगी, अभी तुम्हें क्या लगा कि ट्रिगो खत्म हो गई, ट्रिगो ने पीछा छोड़ दिया तुम्हारा नहीं, ट्रिगो 3 एंड 4 दो बची हैं बेटा, अभी 4 हैं ट्रिग्नोमेट्री। बुरा हाल हो गया होगा सुन के काफी लोगों का, धड़कनें बढ़ गई होंगी, सर हमने तो सोचा था ट्रिगो से पीछा छूट गया, अभी तो 2 ही हुई हैं। हाँ 2 ही हुई हैं, 12th में होंगी 2। ट्रिग्नोमेट्री 3 है बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, राइट, आई थिंक वो तो शायद 11th में ही है तुम्हारे लास्ट में, और ट्रिगो 4 होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो 12th में आती है। हाँ बट वो इतनी डरावनी नहीं है जितनी 1 और 2 थी, 1 और 2 मेन थी। हम्म कई लोगों का बेटा रोना निकल गया है। 12th वाला 4 तो बहुत ही आसान है, ट्रिग इनवर्स ट्रिगो तो बहुत हलवा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है जेई के लिए, थोड़ा 3 में थोड़े से 3 भी मैं कहूंगा उतना टफ अब आता नहीं है, इजी सा ही आता है। हाँ 11th में ही है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला ही, वही सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बोल लो या हाइट एंड डिस्टेंस, वो 11th में ही है, वो 11th में करवाऊंगा ट्रिगो 3 तुम्हें। चलो अब ध्यान से देखो, नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल में यूलर्स लाइन क्या कहती है कि अगर एक नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल है, कैसा मर्जी हो, राइट एंगल हो ना हो, आइसोसेलेस स्केलेन जैसा मर्जी हो, नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल में, ठीक है, जो ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है और सरकम सेंटर होता है, ये कोलिनियर होते हैं बेटा, ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब समझ रहा है ना, कि यहां पे ये तीनों जो होंगे, तीनों सेंटर वो एक ही लाइन पर लाए कर रहे होंगे, एक ही लाइन पर। अब इस लाइन को बड़ा करके बना रहा हूं, इसी लाइन को यूलर्स लाइन कहते हैं, कि जिस लाइन पर तीनों सेंटर्स बेटा लाए करते हैं, ठीक है, इसको बड़ा करके यहां बना दिया। और ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं, और जी डिवाइड्स एच सी डैश इन द रेशियो 2:1। फर्दर इनका रेशियो भी फिक्स्ड होता है हमेशा। बहुत ही गजब बात है कि सर ये 3 सेंटर्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, हाँ हमेशा ये कोलिनियर मतलब एक लाइन में लाए करते हैं, और फर्दर जी जो होता है वो एच सी डैश लाइन को 2:1 रेशियो में ही डिवाइड करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इसके प्रूफ में जाने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो जरूरत तो कभी भी नहीं पड़नी, बट अभी तो समझ भी नहीं पाओगे अगर बताऊंगा तो, क्योंकि ट्रिगो 3 लगेगी उसमें। तो अभी के लिए याद कर लो बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यूलर्स लाइन ऑफ अ ट्राइंगल, इस लाइन को बोला जाता है कि जी डिवाइड्स एच सी डैश इन द रेशियो 2:1। बेचारा इन सेंटर हाँ बेटा इन सेंटर को कोने में साइड में कर दिया इन्होंने, इन्होंने बोला बेटा तू हमारा दोस्त नहीं है, हाँ
जैसे तुमने बेटा बायो को कर दिया है ना साइड में पीसीएम वैसे ही। हाँ, इन सेंटर का कोई काम नहीं है, इन सेंटर बेटा यूलर्स लाइन का पार्ट नहीं होता है, जी एच सी डैश होते हैं बस, और इस रेशियो को भी फिक्स्ड रखा जाता है। सर लाइन को सीधा बना दो ना। नहीं बेटा जी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सीधा लाइन अभी तुम थोड़ी देर में एक्स एक्सिस के साथ कंफ्यूज होने लगोगे, इसीलिए ट्राइंगल भी टेढ़ा बनाता हूं। जब स्लोप वगैरह एक्स एक्सिस की बातें करूंगा स्ट्रेट लाइन में, तो बेटा तू क्या करेगा मुझे पता है, तू एक्स एक्सिस से ही मान के खेल खत्म कर देगा। इसीलिए टेढ़ी लाइन बनाया कर हमेशा जब भी एक्स एक्सिस ना हो। छोटा सा टिप है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है इसका। हाँ जी, अब देखो इसका काम क्या है, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। देख, अगर तुम्हारे पास ये तो तुम निकाल ही लेते हो, जी तो निकालना सबका बाएं हाथ का खेल है बेटा, सेंट्रॉइड निकालना से आसान कोई काम नहीं है, तीनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेके निकाल लूंगा। अगर मान ले इनमें से कोई एक मिल जाए या दिया हो, मान ले सेंट्रॉइड, तो तूने निकाल ही लिया, सी डैश या सरकम सेंटर भी तेरे को मिल गया, मान ले क्वेश्चन में दिया है या कहीं से मिल गया, तो तीसरा वाला निकल जाएगा कि नहीं। तो इस यूलर्स लाइन का फायदा क्या है कि अगर दो सेंटर्स पता है इनमें से, तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकाल लूंगा सेक्शन फॉर्मूला लगा के, सेक्शन लगा के तीसरे के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। हाँ, इंटरनल डिवीजन ही होगा बिल्कुल जी, हमेशा इंटरनली ही रहेगा, 2:1 में ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है, कोई इसमें कोई और दोगलापन नहीं है बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट है, जी हमेशा बीच में, एच इधर सी डैश इधर, रेशियो 2 इधर 1 इधर, जी डिवाइड्स एच सी डैश इन द रेशियो 2:1। सर दिल बना दो ना। ले, तेरे लिए पूरी स्लाइड बना दी, तू अभी दिल के चक्कर में पड़ा हुआ है, पूरी स्लाइड ही अलग बना दी बेटा इसकी, ले चल दिल भी ले ले, यूलर्स लाइन, बस इस लाइन पे भी दिल बना देता हूं बेटा, ले अब अच्छा लग रहा है तुझे। हाँ चलिए, तो अब जरा देखा जाए, अब जरा देखा जाए कैसे यूलर्स लाइन का इस्तेमाल होता है। तो जैसे एक सीधा सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा सीधा यूलर लाइन का सवाल, कि एक ट्राइंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर दिया है, क्या दिया है, ऑर्थो सेंटर दिया है, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड दिया है, सरकम सेंटर निकालने को कहा जा रहा है। ऑर्थो सेंटर, तो जी डिवाइड्स, मैंने तो स्टेटमेंट याद किया, जी डिवाइड्स एच सी डैश इन द रेशियो 2:1। यूलर्स लाइन को ऐसे ही याद रखो, रखो स्टेटमेंट की तरह, जी डिवाइड्स एच सी डैश इन द रेशियो 2:1। तो अब देख क्या दिया है, ऑर्थो दिया है, मतलब एच दिया है -3.5, ऑर्थो होता है बेटा एच, और जी दिया है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड दिया है 3.3। तो क्या तू सी डैश नहीं निकाल लेगा बेटा सेक्शन लगा के? हाँ, सेंटर अल्फा बीटा मान ले और जल्दी सेक्शन फॉर्मूला लगा और आंसर निकालो। सबको बेटा मैं पोल दे रहा हूं, सभी लोग करके दिखाएंगे, 90 सेकेंड्स इनफ है इसको करने के लिए, निकालो जल्दी से निकालो। जल्दी करेंगे सब लोग। हम्म, सर अगर नहीं दिया तो? अरे भाई अभी जो दिया है वो तो कर ले पहले, तू सभी कुछ एक ही दिन में समझ लेगा, सारी कहानी। इतनी लंबा टीवी सीरीज है बेटा ये चैप्टर, तू पहले दिन में सब समझना चाहता है, पहले इसको लगाना सीख ले। हाँ तो जल्दी से लगाता हूं, 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 2+1 3, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 3। समझ गए कैसे लगाया मैंने? 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 3 इक्वल टू 3 कर दिया। तो यहां से 2α - 3 इक्वल टू 9, अल्फा हो गया 6। अरे सर अभी तो पोल खत्म ही नहीं हुआ था अरे यार, ओहो हो, ये क्या हो गया बेटा, ये तो मैंने गलत कर दिया। चलो पोल को रोकने का समय आ चुका है। क्योंकि अल्फा 6 आ गया तो ऑप्शन तो ए ही बन गया बेटा, थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने। अब बीटा जल्दी से ऐसे निकालते हैं, 2 बीटा प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 2+1 3 इक्वल टू 3। तो 2 बीटा इक्वल टू 9 -5, तो बीटा आ गया 2। तो 6,2 बन गया, 6,2 बेटा बन गया, सॉरी ए ऑप्शन बन गया हमारा, ए ऑप्शन बन गया।
ए ऑप्शन बन गया है। गलत टिक हो गया सर, अब तो लगेगा ही बेटा गलत। चलो भाई साहब, तो ऐसे लगाएंगे यूलर्स लाइन। एक और में लगाता हूं, चल यूलर्स लाइन। एक क्वेश्चन में इन अ ट्राइंगल एक वर्टेक्स ए दिया है, एक वर्टेक्स ए दिया है, एक वर्टेक्स ए दे दिया। चलो ऐसा ट्राइंगल बना देते हैं भाई, बहुत देर से एक जैसा सा ट्राइंगल बन रहा है हमारा। ऐसा एक ट्राइंगल हमने बना दिया। ए वर्टेक्स दिया है 1,10। ठीक है, सरकम सेंटर दिया है, ऑर्थो सेंटर दिया है, तो सेंट्रॉइड निकल आएगा। तो मुझे पता है सेंट्रॉइड निकल आएगा बेटा। हाँ, सेंट्रॉइड निकल आएगा ना, क्योंकि G डिवाइड्स एच सी डैश इन द रेशियो 2:1। एच तेरे को पता है 11/3, 4/3, और ये पता है -1/3, 2/3। तो जल्दी से G के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। G निकल जाएगा ना? हाँ सर, G निकल जाएगा। और फिर सोच क्या निकालना है तुझे? निकालना है सर मुझे ये G तो ये मीडियन पर लाए करता है, ये लाइन मीडियन बना ली, G यहां पे लाए करता है, और मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मतलब D के कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं। निकल जाएगा ना, 2:1 में डिवाइड करता है बेटा ये। सेंट्रॉइड को, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक यहां यूलर्स लाइन से G निकलेगा, फिर G के बाद यहां सेक्शन लगेगा। जल्दी से निकालो, देखते हैं फिर से पोल में कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। 90 सेकंड्स का पोल कर रहा हूं स्टार्ट। समझ गए क्या करना है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले सेंट्रॉइड निकालो यूलर्स लाइन से, फिर सेंट्रॉइड यहां यूज करो, इसमें सेक्शन लगाओ। तुक्केबाजी मत करिए, ढंग से निकाल लीजिए। हम्म चलो मैंने स्टार्ट कर रहा हूं, जी निकालना पहले। हम्म तो जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा 1,8/9। इसको फिर से अल्फा बीटा मान लेता हूं, और बेटा अब इसको निकाला जाए जल्दी से। तो अल्फा इंटू 2, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 1 बाय 3 इक्वल टू 1। तो 2 अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू आ गई 1, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया, दो में है, तीन चारों में ही एक्स कोऑर्डिनेट तो 1। चलो वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं। वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 बीटा प्लस 10 इंटू 1 बाय 3 इक्वल टू 8/9। ठीक है सर, तो अब क्या हो जाएगा? 3 कट गया, तो 2 बीटा इक्वल टू 8/3 माइनस 10, 8/3 माइनस 10 कितना होता है? तो 2 बीटा इक्वल टू -22/3, तो बीटा आ जाएगा बेटा -11/3। तो बीटा आ गया -11/3। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बन रहा है भाई, देख लेते हैं। डी ऑप्शन 31%। क्या बात है, तुक्केबाजी बहुत हुई है लगता है इस सवाल में। हाँ सर, पोल हट गया जल्दी। हल जल्दी नहीं हटा बेटा, मैंने कम टाइम का ही दिया था। प्रेशर भी तो होना चाहिए ना सर पे कि जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि एग्जाम में भी प्रेशर रहेगा बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये तो सवाल उतने टफ नहीं थे। एक सवाल थोड़ा सा टेढ़ा लेते हैं इसके ऊपर। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और इनका ऑर्थो सेंटर निकालना है।
तो देख ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए वही प्रोसेस अपना, जब भी ऑर्थो या सर्कम आ जाए ना, अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस है। सबसे पहले इक्विलैटरल चेक किया, राइट एंगल चेक किया, उसके बाद यूलर्स लाइन पे गए। ये तीनों चीजें पहले ट्राई करेंगे ऑब्जेक्टिव में, ये नहीं लगी तो फिर भी है मेथड्स, आगे जनरल मेथड्स भी आएंगे, बट ये ट्रिक मेथड्स हैं। 3 ट्रिक मेथड्स होते हैं, इक्विलैटरल, राइट एंगल या यूलर्स लाइन। ठीक है, पहले इन ट्रिक्स को लगाने की कोशिश किया करो। हाँ सर इक्विलैटरल होगा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि सर रूट आ गया तो मतलब इक्विलैटरल हो गया। बेटा मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि जब भी रूट आ गया तो इक्विलैटरल होगा। मैंने ये बोला था कि रूट नहीं आएगा तो इक्विलैटरल नहीं होगा। इसका उल्टा तूने अपने आप ट्रू मान लिया कि रूट आएगा तो इक्विलैटरल होगा। है ये बेहुदा बातें करनी कब बंद करेगा बेटा? है इतना बड़ा हो गया है अब तू। मैथ्स में कब से समझा रहा हूं कि ए इंप्लाइज बी का मतलब ये नहीं है कि बी इंप्लाइज ए, उल्टा भी सही होता है। समझा बेटा? ये बोला था मैंने कि राइट बेटा, अगर रूट नहीं आ रहा है, रूट नहीं आ रहा तो इक्विलैटरल नहीं होगा। तूने क्या करा, दोनों तरफ से नहीं नहीं हटा दिया कि रूट आ रहा है तो इक्विलैटरल हो जाएगा सर। हाँ ऐसे नहीं, इट कैन बी इक्विलैटरल, इट मे बी, इट विल नॉट बी, इट मे बी, क्योंकि रूट का साइन आ गया तो हो सकता है हो जाए, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। ठीक है बेटा? हाँ अब ये मत कहना कि सर रोस्ट कर दिया, रोस्ट नहीं किया है, ये तो कॉमन सेंस की बात समझाई है बेटा तुम्हें। हाँ दोनों साइड से नहीं नहीं काट दिया सर मैंने। हैंड्स प्रूव्ड हो गया। हाँ चलो बेटा, तो अब पहली बात तो ये कि ये इक्विलैटरल नहीं आएगा, ट्राई कर लेना, और ना ही राइट एंगल आएगा। ठीक है, तो पहले टाइम बचा रहा हूं मैं तुम्हारा, पहले से ही बता रहा हूं, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लेना, घर पे नहीं आएगा। ना ही इक्विलैटरल है ना ही राइट एंगल्ड है, तो सर क्या है? देख अगर तू ध्यान से सोचे, अगर ये वर्टेक्स है 5,0, ये वर्टेक्स है 3,4, और ये वर्टेक्स है √5 to √5, √5 to √5। हाँ ओवरलोड हो गया सर। तू बेटा बहुत जल्दी ओवरलोड हो जाता है। हम्म तो पहली बात तो ये, इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, देखो छोटा सा ट्रिक। अगर तुम 5,0 को अच्छी तरह से जानते हो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पे होता है ना भाई? ओरिजिन से 5 डिस्टेंस होता है, और 3,4 भी, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है कि 3,4 का भी ओरिजिन से डिस्टेंस बेटा 5 ही आता है। समझ पा रहा है कि तू मैं क्या कहां जा रहा हूं? कि भाई मुझे एक बात दिख रही है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 5 है, इस पॉइंट का भी 5 है, तो अगर इसका भी 5 आ जाए, अगर हिट एंड ट्रायल, सर ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया, तो है मैं तो बोल ही रहा हूं है। हाँ हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि क्या ओसी भी 5 आ रहा है। ओसी होल स्क्वायर हो गया √5 - 0 यानी 5 प्लस 2 √5 का होल स्क्वायर, तो ओसी डिस्टेंस हो गया, ओसी स्क्वायर हो गया 5 + 20 यानी 25। तो ओसी बेटा ये भी 5 दिख रहा है, यानी ये तीनों डिस्टेंस 5 हो गए। इससे क्या चमका? इससे क्या चमका बेटा? क्या चमका इससे? कि ओरिजिन का तीनों से डिस्टेंस बराबर है सर। ओरिजिन का एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों से इक्विडिस्टेंट है। कौन सा पॉइंट होता है तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट? हाँ हाँ लास्ट वाला सेंटर सर। हाँ याद नहीं हुआ नाम, बट लास्ट वाला सेंटर चलेगा। सरकम सेंटर, बिल्कुल सही पहचाना। सो ओरिजिन इज सरकम सेंटर। बस ये ट्रिक थी यहां कि हमने हिट एंड ट्रायल मार के ये पहचान लिया कि ओरिजिन बेटा सरकम सेंटर है। सर इतना मैं कैसे सोचूंगा? देख जब तू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुझे दिखेगा ये ओरिजिन से 5 दूरी पे है, ये भी 5 दूरी पे है, इसलिए मैंने बेटा वो ट्राई करा, वो भी 5 निकल आया। सर नहीं निकलता तो बेटा फिर ये मेथड लगता नहीं, फिर इसके लिए जनरल मेथड लगता। ट्रिक क्वेश्चन है ना, ये ट्रिक क्वेश्चन है इसलिए ये लग गया। अगर नहीं लगता तो जनरल मेथड भी सीखेंगे हम। चलिए तो ओरिजिन सरकम सेंटर आ गया, वापस आ जाओ यूलर्स लाइन पे। C' तो 0 0 आ गया, और G तो तुम निकाल ही लेते हो बेटा, सरकम सेंटर 5 3 8 प्लस √5/3 और 4 प्लस 2 √5/3 है ना। x1 + x2 + x3/3 वो लगा दिया, और अब इसको अल्फा बीटा मान के बहुत इजीली मैं यूलर्स लाइन की मदद से ऑर्थो सेंटर निकाल लूंगा।
हाँ, आई होप ये बात क्लियर है। आई होप ये बात क्लियर है। सर 3,4 कैसे 5 डिस्टेंस? अरे यार, ओरिजिन से 3,4 का डिस्टेंस नहीं लगा सकता? डिस्टेंस फॉर्मूला देख, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन जाएंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 डिस्टेंस आ जाएगा। आगे तो अब कर लोगे। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एल्फा बाय 3 इज 8 प्लस रूट 5 बाय 3, 3 कट गया, तो एल्फा हो गया 8 प्लस रूट 5। एल्फा हो गया बेटा 8 प्लस रूट 5। और ऐसे ही अब बीटा निकल जाएगा, तुम्हारा बीटा आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 5। 4 प्लस 2 रूट 5 बेटा बीटा आ जाएगा ऐसे। सर जी पता नहीं चला, कैसे निकाला आपने? बेटा जी कैसे निकालते हैं? सेंट्रॉइड तो एवरेज से निकालते हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। देख, x1 5 है, x2 3 है, x3 रूट 5 है, तो 5 प्लस 3 प्लस रूट 5 बाई 3 कर दिया, 8 प्लस रूट 5 बाई 3। 10th क्लास वाले कॉन्सेप्ट से निकाल दिया मैंने। ओरिजिन वहीं पर क्यों होगा? अरे ओरिजिन का क्योंकि तीनों से डिस्टेंस बराबर आ गया ना, ओरिजिन का डिस्टेंस तीनों से बराबर आ गया, तो ओरिजिन सरकम सेंटर हो गया। ओरिजिन सरकम सेंटर हो गया। सर जी और एच कोइंसाइड कर गए, तुझे कोइंसाइड दिख रहे हैं? ये नीचे से 3 गायब हो गया इसके, तुझे अभी भी कोइंसाइड ही दिख रहे हैं बेटा। हाँ, 1/3 कर दिया, फिर भी तू कह रहा है सेम आ गए। सर सरकम सेंटर कैसे हुआ? बेटा पहले ध्यान से नहीं सुन रहा था तू। सरकम सेंटर की डेफिनेशन एक याद कर, क्या थी? ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है। ये देख, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर थे ना, रेडियस थे। तो ऐसा पॉइंट जो ये लिखा हुआ है मैंने अपनी राइटिंग में, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टाइसेस इज कॉल्ड। सर इतना दिमाग कैसे लगाएंगे? अरे भाई तू फिर वही बात कर रहा है, जल्दबाजी। अभी तो शुरू हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेशेंस रख, सिखा रहा हूं जो धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं, बढ़ने दे और समझते जा। अभी तो चीजें डाइजेस्ट कर महीने भर तक। हाँ, अभी चलनी है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 महीने, अगले 3 महीने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही चलनी है। तो अभी इतनी जल्दी इंपेशेंट मत हो, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने बताया ना, अभी आज के लेक्चर थियोरेटिकल बहुत ज्यादा है, नोट्स अच्छी तरह बनाना, रिवाइज करने में ज्यादा दिमाग लगाना, इसीलिए आज डीपीपी नहीं दी है। एक एक चीज तुम्हें याद करनी है, एक एक चीज ढंग से लिखनी है। जल्दबाजी जितना करोगे उतने फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे तुम्हारे, पेशेंस रखो। चलो, तो मैंने तुम्हें ये बात बता दी कि भाई कैसे सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर ट्रिक से निकाला जाता है। 3 ट्रिक्स हैं, इक्विलैटरल, राइट एंगल और यूलर्स लाइन। अब सर अगर कोई ट्रिक ना लगी, जैसे इसमें भी ट्रिक लग गई, इसमें भी लग गई, इसमें भी लग गई, मान लीजिए लगी नहीं, ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें कोई ट्रिक ही नहीं लग रही, जेई में मेंस में तो स्पेशली वैसे ही आते हैं, तो बेटा जनरल मेथड होते हैं कुछ, ठीक है। तो इफ नो ट्रिक, तो 4th मेथड होता है जनरल मेथड। जनरल मेथड, तो जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। ये अभी नहीं सीख पाएंगे हम, ये हम जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे तब सीखेंगे। सर अभी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे क्या? अभी तो बेटा हम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अभी स्ट्रेट लाइन शुरू ही कहाँ हुई है? बताऊंगा जब मैं होगी स्ट्रेट लाइन शुरू, ठीक है। अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो जब इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सीख लेंगे वहां पर ये मेथड आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम निकालते हैं। ये हम सीखेंगे इन स्ट्रेट लाइंस, जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे होंगे, इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे लाइन की, तब बेटा हम सीखेंगे, ठीक है। जनरल मेथड ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, हल्का फुल्का सा है, मेन मेथड्स यही हैं, टेढ़े मेढ़े वाले हैं ट्रिक मेथड्स, वो यही सब हैं। चलो भाई साहब, अब क्या करना है सर फिर हमें? अब बेटा हमें करना है, अब हमें लोकस पढ़ना है, थोड़ा सा लोकस पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान देंगे अब सब लोग, लोकस नेक्स्ट। जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट टॉपिक देख, जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चीजें हैं। 5 चीजें क्या हैं जनरल बेसिक्स में? सबसे पहले है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कल बता दिए, राइट। चौथा है 4 सेंटर्स जो आज बताए हैं मैंने, चारों सेंटर्स की डेफिनेशन, मीनिंग, फॉर्मूले आज आपको सिखाए हैं। और 5वां जो टॉपिक है अब स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले का लास्ट टॉपिक, दैट इज लोकस।
सर मैंने हेडिंग डाल ली। कोई नहीं बेटा, डाल ली तो लिख ले कि आगे आगे होता है ना बेटा, बाहुबली में हुआ था जैसे, टू बी कंटिन्यूड। वैसा ही कुछ हो जाएगा इसमें भी। सर लोकस का मीनिंग क्या होता है, वही तो बताऊंगा बेटा। लोकस में होता क्या है बेटा, काफी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो केयरफुली पढ़ना इस टॉपिक को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाती है बट लोकस का डर नहीं निकलता लोगों का। लोकस एक ऐसी चीज है जो, एज आई से, इनफैक्ट सारी ही चीजें जो जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं पढ़ रहे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में आने वाली हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है लोकस। तो अभी मैं तुम्हें इसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में घुसूंगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, जैसे जैसे चैप्टर आएंगे तब हम मेन क्वेश्चंस करेंगे। तो लोकस होता क्या है? अबे लोटस नहीं है वे, लोकस है। हाँ, लोटस का कमल का फूल नहीं है ये। हाँ सर, एक्स सेंटर भी कुछ होता है, हाँ होता है, वो ट्रिगो 3 में बताऊंगा एक्स सेंटर, अभी उसकी जरूरत नहीं है। फोकस भी नहीं है बेटा, ये लोटस भी नहीं है, ये लोकस है, दोनों का मिक्सचर। हाँ, ना ही फोकस है ना ही लोटस है, लोकस। तो लोकस होता क्या है बेटा जी, कोई भी, जो भी तुमने आज तक ग्राफ पढ़ा है या कर्व पढ़ा है वो लोकस है। ठीक है, ग्राफ को ही एक तरह से दूसरा शब्द है ग्राफ का, लोकस। लोकस इज नथिंग बट पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट जो रास्ता बनाएगा, जैसे एक मूविंग पॉइंट स्ट्रेट लाइन बना सकता है, एक मूविंग पॉइंट पैराबोला बना सकता है, एक मूविंग पॉइंट एलिप्स बना सकता है, सर्कल बना सकता है, पैराबोला बना सकता है, बहुत चीजें बना सकता है मूविंग पॉइंट। तो जो वो रास्ता फॉलो करेगा, यानी जो कर्व बनेगा, उस कर्व को हम बोलेंगे उस पॉइंट का लोकस। उस पॉइंट का लोकस बोला जाएगा। सो पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट अंडर सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। हाँ, ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हो। हाँ ठीक है, तो अब इसका मैंने एक एग्जांपल वन शॉट में भी दिया था, क्योंकि तुम लोग बेटा फिजिक्स पढ़ के आए हो, वहां तुमने थोड़े बहुत एक्चुअली लोकस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उनका नाम नहीं पढ़ा है तुमने लोकस, बट तुमने पढ़ लिए हैं लोकस। ठीक है, वन शॉट में भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने क्या बोला था कि भाई अगर तुमने एक बॉल फेंकी है ना, बॉल फेंकी, अगर बॉल अगर मैंने फेंकी, अगर तुमने किस एंगल पे फेंकी वो उसका लोकस अलग कर देगा, राइट। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोकस में, कि भाई पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट अंडर गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो अगर तुमने एक बॉल फेंकी हवा में बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री ऊपर, तो पाथ क्या फॉलो करेगी, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी सर, ऊपर तक जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट से, फिर नीचे आ जाएगी, पाथ ट्रेस्ड विल बी स्ट्रेट लाइन। बट सर अगर मैं बाउंड्री पे कैच पकड़ के थ्रो मारूंगा वापस विकेट कीपर के पास, तो मैं किसी एंगल पे फेंकूंगा बॉल, और जो पाथ फॉलो होगा वो ऐसे प्रोजेक्टाइल बनेगा, है ना भाई, प्रोजेक्टाइल बनेगा, समझ गया बेटा। हाँ, तो आपने क्या करा, वही बॉल तुमने फेंकी यहां से, किसी एंगल पे फेंकी तो पैराबोला बना। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, तुमने ये बात फिजिक्स में पढ़ी है। बट अगर तुमने ऐसे, भाई साहब ये हो तुम, है ना भाई, ये तुमने टेढ़ी फेंकी तो पैराबोला बन गया, और ये हमारे भाई ने, वीरेंद्र सहवाग जी ने, या समझ लो विराट कोहली जी ने बॉल कैच करके ऊपर फेंकी हवा में, तो ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर से नीचे गई, राइट। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि सेम खिलाड़ी क्रिकेट का, सेम बॉल, बट उसने अलग अलग एंगल पे फेंकी तो अलग पाथ बन गया, अलग कर्व बन गया। यानी पाथ जो ट्रेस्ड होता है मूविंग पॉइंट का, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपने क्या कंडीशन रखी है ज्योमेट्रिकल। हाँ समझ गए, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लोकस है स्ट्रेट लाइन, यहां लोकस है पैराबोला, यहां पे लोकस है बेटा पैराबोला। ठीक है। हाँ। सर प्रोजेक्टाइल रिवाइज करवा दीजिए। क्या करेगा बेटा तू प्रोजेक्टाइल रिवाइज करके, तूने तो पढ़ ही लिया फिजिक्स में, पैराबोला में कर लेंगे थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल का काम। हाँ थोड़ा थोड़ा सर, अभी समझ जाएगा बेटा, अभी तो मेन चीज शुरू है, अभी तो मैंने तेरे को हल्का फुल्का बताया कि एक्चुअली लोकस कैसे कंडीशन डिपेंडेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन भी लोकस है, जो भी तुमने ग्राफ बना दिया
वो सारे लोकस हैं, ये समझ लो, सारे के सारे लोकस हैं। कोई फिगर तुमने मैथ्स में बनी देखी है, सर्कल बनाया, ये भी लोकस है किसी पॉइंट का। कोई पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट को जोड़ के सर्कल बन गया ना, बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के स्ट्रेट लाइन बन गई, तो कोई मूविंग पॉइंट है, पॉइंट मूव करे जा रहा है, सो देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी लोकस, राइट। अब लोकस जो है उसको निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। लोकस को निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं सर? जब भी लोकस निकालने का सवाल आए, इन 4 स्टेप्स का तुम जरूर ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, बाकी बेटा तुम्हें अगले लेक्चर में हम लोकस ही लोकस करेंगे, पूरा डिटेल में लोकस को पढ़ेंगे, राइट। बट आप थोड़ा हल्का फुल्का सा बता देता हूं, कभी भी किसी पॉइंट का लोकस निकालना है तो आप उस पॉइंट को h, k मानेंगे, ठीक है। इफ वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट p, लेट p बी h, k। कोई x, y नहीं मानेगा, कोई अल्फा बीटा नहीं मानेगा, कोई फलाना ढिमकाना नहीं मानेगा, अपनी मर्जी से नहीं मानना। तुमने लोकस के सवाल में हमेशा hk लेके ही आना है। हाँ, चलो एक सवाल के थ्रू समझ लेते हैं सारे स्टेप्स। अप्लाई द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, तो पहला स्टेप है कि भाई hk मानो, दूसरा है ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाओ। चलो एक सवाल ले लेते हैं, बहुत ही सबसे बेसिक सवाल जो बन सकता है लोकस पे वो यही है। क्या है देखो सवाल ये है कि एक पॉइंट है a जो फिक्स्ड है 2,5 और b भी फिक्स्ड है 4,-11, और जो c है वो वेरिएबल है, मूविंग है स्ट्रेट लाइन। इस पर स्ट्रेट लाइन की थोड़ी सी इक्वेशन आ गई, बट उतनी तुम पढ़ सकते हो कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है 9x + 7y + 4 = 0। 9x + 7y + 4 = 0 इस पर लाई कर रहा है। ये सी पॉइंट वेरिएबल है, मतलब थोड़ी देर पहले यहां है सी पॉइंट, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा सी पॉइंट, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है। तो ऑब्वियसली ट्राइंगल भी चेंज होता जाएगा, थोड़ी देर बाद ट्राइंगल एबीसी ऐसा बन जाएगा, थोड़ी देर बाद ट्राइंगल एबीसी ऐसा बन जाएगा, तो ट्राइंगल एबीसी भी बेटा चेंज होता जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी भी चेंज होता जाएगा। तो कह रहे हैं कि सेंट्रॉइड का लोकस बताओ, क्योंकि सेंट्रॉइड भी चेंज होगा, अब ट्राइंगल चेंज हो गया तो सेंट्रॉइड भी चेंज होगा। सेंट्रॉइड जो होगा उसका लोकस बताना है। सेंट्रॉइड का लोकस मूव्स ऑन दिस, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेंट्रॉइड मूव्स ऑन दिस, मतलब सेंट्रॉइड का लोकस ये प्रूव करना है ऐसे। हाँ, वन शॉट वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल वही क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा ऐसी सिचुएशन में, सबसे पहले जिसका भी लोकस निकालना है उसे hk मानूंगा। जी सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है उसे बेटा h, k मान ले। अप्लाई द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होगी? सेंट्रॉइड है भाई, इस बार बॉल तो है नहीं कि किस एंगल पे फेंकी है, प्रोजेक्टाइल है, क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड की क्या कंडीशन होती है कि x1 + x2 + x3/3 होता है। बट सर ये तो कुछ हमारे पास है ही नहीं, तो कुछ मान ले इसको, x1 y1 इसको मान लेते हैं। लेट सी पॉइंट बी x1 y1, सी को हमने x1 y1 मान लिया है बेटा, ठीक है। हाँ, x1 y1 मान लिया तो इमीडिएटली 3h हो जाएगा 2 + 4 + x1 और 3k हो जाएगा, समझ गया ना, सेंट्रॉइड का लगा रहा हूं, 5 - 11 + y1। तो यहां से तुम्हारे पास आ गया 3h = 6 + x1 और यहां से आ गया 3k = -6 + y1। इतनी बात सही है? इतनी बात सही है भाई, देख लो, सही है सर, इतनी बात तो सही है। अब क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप पर आते हैं। देखो मैंने 2 स्टेप्स लगा दिए, hk मान लिया, गिवन कंडीशन लगा दी, जो भी गिवन कंडीशन है। एक गिवन कंडीशन और एक्चुअली, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी 9x1 + 7y1 + 4 तो 0 होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट जिस पे लाई करता है उसको सेटिस्फाई करता है। यार तुम्हें पता है, अगर तुम्हें एक मैं दे दूं x + y = 4 और तुम्हें बोलूं कि यार 2, इस पे लाई कर रहा है क्या, तो चेक कर लोगे, x और y को 2 डाल के, सेटिस्फाई कर रहा है तो लाई कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है उसको सेटिस्फाई भी करता है। सारी ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिख ली। अब आ जाता है बेटा सबसे ज्यादा मेन स्टेप y3 है। अच्छा, तुम्हें 3 बुरा लग गया बेटा, तो बेटा नीचे 3 लिख लेता पहले, x1 + x2 + x3/3, फिर बाई 3 वाला 3 उधर ले जाता। मैंने एक बार में कर दिया तो तुझे मिर्चें लग गई बेटा, हैं? अब समझ गया? डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने यार, नीचे 3 आते ही उधर ले गया सीधे ही, 3h 3k की वैल्यू लिख दी मैंने, सेंट्रॉइड के फॉर्मूले वाला 3। अभी तो इसी में फंसा हुआ है। चलो अब स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको जो भी लोग बेटा लोकस में फंसते हैं ना, वो स्टेप को भूल जाते हैं।
बहुत बड़ी बात बोली है मैंने तुम्हें, मैंने स्टार्टिंग में बताया लोकस में बहुत बच्चे फंसते हैं, और जो फंसते हैं वो यहीं फंसते हैं क्योंकि स्टेप को इग्नोर मार देते हैं वो, पता नहीं क्यों। गेट अ रिलेशन बिटवीन एच एंड के, तो जब भी लोकस के सवाल में फंसो इस स्टेप के बारे में जरूर सोचो कि तुम्हें क्या करना होता है। लोकस में एच के में रिलेशन लाना होता है बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स अज्यूम्ड इफ एनी, कोई वेरिएबल अगर माना है उसे उड़ा दो सवाल में से। क्या वेरिएबल माना है यहाँ पे? एच के को मत उड़ाने की कोशिश करना, एच के तो रखना है, एच के में तो बेटा रिलेशन ही लाना है। ये मत बोलना एच के वेरिएबल है, बिल्कुल है, बट रिलेशन बिटवीन एच एंड के लाना है। एच के अलावा जो भी वेरिएबल है उसे सिस्टम में से हटाएंगे। कैसे? देख क्या है वेरिएबल, x1 y1 है सर, तो यहां से x1 की वैल्यू देख 3h माइनस 6 हो गई, x1 की 3h माइनस 6, y1 की हो गई 3k प्लस 6, और इस x1 y1 को उठा के यहां डाल दो, तो हो क्या जाएगा, x1 y1 हट जाएगा और hk में रिलेशन भी आ जाएगा। चलो निकालते हैं, तो 9 इंटू 3h माइनस 6 प्लस 7 इंटू 3k प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा ओपन करते हैं, 27h 9 6 54 प्लस 21k 7 6 42 प्लस 4, तो 27h प्लस 21k माइनस 54 प्लस 46 इक्वल टू 0। सो 27h प्लस 21k इक्वल टू 8, और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 बेटा। एच के में हमारा एक रिलेशन आ गया एच के में, और लास्ट स्टेप होता है एच के को लास्ट में जाके बिल्कुल एक्स वाई से रिप्लेस करो। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करोगे तो 27x प्लस 21y इक्वल टू 8, ये हमारा लोकस हो गया, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। मतलब जो सेंट्रॉइड है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इस तरह से, राइट? क्योंकि एच के मान के लास्ट में एक्स वाई डालना है। ये गलती मत करना कि सर एच के क्यों मानू सर, सीधे ही एक्स वाई ले लेता हूं, फालतू में स्टेप बढ़ा दिया आपने 2, मैं तो यहीं एक्स वाई मान लेता सर, 4 स्टेप भी बच जाता। अपना दिमाग ना लगाएं इसमें कृपया करके, जो बताया जा रहा है बेटा वही करें, क्योंकि फंस जाओगे आगे जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा लोकस में अंदर। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लोकस के 4 स्टेप्स। सबसे पहले जिसका लोकस निकालना है उसे एच के मानो, जो जो कंडीशन है सवाल में सारी लगा डालो, ठीक है सर। और थर्ड स्टेप, एच के में रिलेशन लाने की कोशिश करो, कोई वेरिएबल लाए हो तो उसे एलिमिनेट कर डालो, ठीक है? कोई वेरिएबल लाए हो तो एलिमिनेट करके एच के में रिलेशन निकालो। कभी वेरिएबल रखना नहीं है, एच के सिवा कुछ भी नहीं रखना क्वेश्चन में, जो हमें दिया नहीं था, हम लेके आए थे x1 y1, हमें हटाना पड़ेगा। और एच के में रिलेशन ही लोकस है, क्योंकि लास्ट में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे सर। बट इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब बस इतना है कि जैसे जैसे ट्राइंगल चेंज होगा, देख अभी बताया था ए और बी फिक्स्ड है, सी थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी देर में सी यहां चले जाएगा, हजारों लाखों पोजीशंस हो सकती हैं सी की स्ट्रेट लाइन के ऊपर। वैसे वैसे सेंट्रॉइड जो होगा वो भी इस तरह से एक दूसरी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता जाएगा। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है? ये इसका मतलब है। ऐसे सोचो ना, तुमने एक पार्टिकल फेंका प्रोजेक्टाइल में, अलग अलग पॉइंट्स पर जाते जाते प्रोजेक्टाइल जो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, उसका मतलब क्या है कि उसकी अलग अलग पोजीशंस को अगर जोड़ दूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फिजिक्स में क्या मतलब होता है कि अगर अलग अलग पार्टिकल के अलग अलग पोजीशंस को जोड़ दूं तो वो एक पैराबोलिक पोजीशन फॉर्म करता है, दैट इज नथिंग बट लोकस। तो कोई भी ग्राफ है क्या, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डॉट्स ही तो है, अलग अलग डॉट्स को जोड़ा हुआ है बस हमने। तो लोकस इज नथिंग बट, जो भी ग्राफ तुमने आज तक पढ़े हैं, जो भी एक्स वाई में रिलेशन तुमने आज तक पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे लोकस हैं। एक्स और वाई में कोई मर्जी रिलेशन हो, वो तुम्हारा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर याद करो, पैराबोला होता था ऐसा, तो ये भी लोकस है। वाई इक्वल टू साइन एक्स क्या है, एक्स वाई में रिलेशन है, ये भी एक ग्राफ है, ये भी लोकस है। बस अलग अलग ग्राफ्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग ग्राफ्स हैं, बस ये समझ लो। तो लोकस इज नथिंग, ये बिल्कुल मत कोशिश करो लोकस क्या है, लोकस क्या है, कोई भी ग्राफ लोकस है, बस एक नया नाम है। बस अब ग्राफ का हम डिटेल में घुस गए कि ग्राफ बना कैसे, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को जोड़ के। तो बस ये इन पॉइंट्स का जो मूवमेंट है उसे हम लोकस बोल देते हैं, बस इतना सा फर्क है। लोकस इक्वल टू पाथ, बिल्कुल सही किसी ने समराइज किया है चैट पे कि लोकस इज नथिंग बट रास्ता। तू जो मर्जी, तू बेटा यहां से अगर जाएगा अपने घर, ठीक है, कोई रास्ता लेगा वो भी एक लोकस ही है, बस ऐसे समझ ले। कोई मर्जी दुनिया का कोई भी तूने लाइन से अगर ये खींच दिया, ये दिस इज ऑल्सो अ लोकस, राइट?
तो अभी लोकस डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो एक सवाल लिया है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है लोकस में। और जैसा कि मैंने बताया कि लोकस जो है अपना सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं काम आएगा, बार बार आते रहेंगे इसके सवाल। तो लोकस को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अभी बेसिक्स समझाऊंगा अगले लेक्चर में तुम्हें, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन जब आएगा तब कुछ कुछ लोकस बीच में करेंगे, फिर सर्कल में बीच बीच में कहीं लोकस करेंगे, फिर पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, सब में लोकस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर बेटा समाप्त हुआ। काफी थियोरेटिकल लेक्चर था आज, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, आज मेनली हमने थ्योरी समझी है। तो आज का होमवर्क कोई डीपीपी नहीं है, ठीक है भाई, डीपीपी 1 ही करनी है, कोई एनसीईआरटी नहीं करनी तुमने सिर्फ और सिर्फ नोट्स अपने लिखने हैं, अच्छी तरह रिवाइज करने हैं, याद करनी है एक एक चीज बस, और पुराना कर ले सीक्वेंस सीरीज में, राइट। क्योंकि अगला हफ्ता बेटा स्ट्रेट लाइन में अब काफी हाई जंप कर देंगे हम, काफी सारी क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स काफी सारे पढ़ेंगे, तो इतना रिवाइज करके बैठना। अगली क्लास में फिर ये मत पूछना जहां कहीं लगे कि सर वर्ट सेंट्रॉइड क्या था, ऑर्थो सेंटर क्या था, मैं तो भूल गया। भूलना नहीं है, याद करना है सब कुछ, ठीक है। चलिए तो अब जाने का समय आ गया है बच्चों, मिलेंगे हम लोग अब अगले लेक्चर में, ठीक है। कब होगा सर? कल की तो तुम लोगों ने छुट्टी मार ली है बेटा, मांग ली है मैच के चक्कर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लेक्चर जो कल नहीं दूंगा उसकी जगह एक सेशन में कहीं और शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।